वे तीनों अपने सामने खड़ी शियाओ यान को देखकर बेहद उत्साहित हो गए। झांग शिन्यू ने अपना फोन निकाला, महान शासक द्वारा बनाई गई ज्वाला सम्राट की एक तस्वीर निकाली और शियाओ यान की ओर देखा। ज्वाला सम्राट, क्या आपके पास यह पोशाक है? क्या आपके पास कोई वास्तविक तस्वीरें हैं? क्या हम साथ में एक तस्वीर ले सकते हैं? एक ऑटोग्राफ भी चलेगा। वास्तव में इन कॉलेज के छात्रों को मेडुसा और युन युन अधिक पसंद थीं, लेकिन चूंकि स्वर्ग की लड़ाई से आई ये सभी सुंदरियां चेन यांग की पत्नियां थीं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एनीमे की तस्वीरें लेकर उनके पास नहीं जा सकते थे और उनसे ऑटोग्राफ नहीं मांग सकते थे। लेकिन जियाओ यान की कहानी बिल्कुल अलग थी। आखिरकार वह एक पुरुष देवता थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे सभी आसमान में होने वाली लड़ाई पर आधारित एनीमे देखते हुए बड़े हुए थे और शियाओ यान को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखते आए थे। अरे, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह पोशाक वाकई काफी आकर्षक है। बस मेरे चेहरे की बनावट ही ऐसी है, यह बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं दिखता। एनीमे में दिखाए गए शियाओ यान के चेहरे की बनावट को देखकर शियाओ यान ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बनावटी है, जबकि एनीमे में तुम्हारी छवि बहुत ही आकर्षक दिखाई गई थी। चेन यांग ने आंखें घुमाई और शियाओ यान को जवाब दिया, चले जाओ, चले जाओ। यह सचमुच गुर्दे के आकार का चेहरा है, लेकिन ये पोशाक मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियाओ यान के पैरों के नीचे से सम्राट ज्वाला का एक गोला उठा, जो उसके पैरों से लेकर सिर तक फैल गया और अंत में उसके सिर के पीछे एकत्रित होकर एक सुनहरा प्रभामंडल बना लिया। कैसा है? मैंने अपनी कल्पना को थोड़ा बेकाबू होने दिया। क्या यह थोड़ा बहुत भगवान जैसा दिखता है? झांग शिन्यू और अन्य दो लोगों की ओर भौहें उठाते हुए शियाओ यान के काले बाल लहराए। मुझे लगता है तुम पागल जैसे दिखते हो। चेन यांग ने जियो यांग को भूनना जारी रखा। अरे चेन यांग, कुत्ते, अगर तुमने मुझे नहीं भुनाया तो क्या तुम मर जाओगे? शियाओ यान ने अपने दांत पीस लिए। मैं पागल हो जाऊंगा। चेन यांग ने आंख मारी, जिससे शियाओ यान अवाक रह गई। इसी बीच ली रुई और बाकी दोनों ने पलकें झपकाईं। उन्हें लगा कि चेन यांग और शियाओ यान मीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए। 2010 से ठीक पहले जन्मे इन युवकों ने कोट जेड लिकर की कीमत के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुना ही होगा, जिसे उन्होंने टिकटॉक पर स्क्रॉल करते समय देखा था। उन्हें अभी भी अपने जन्म से पहले के इन पुराने मीम्स की पूरी समझ नहीं है। दोस्तों, इस कुत्ते को नजरअंदाज करते हैं। चलो एक तस्वीर लेते हैं, एक तस्वीर। पिछले कुछ दिनों में जब मैं बैटल थ्रू द हेवंस का रिवीजन करने के लिए पोटैटो को साथ ले जा रही थी, तो मैंने एनीमे में पहने जाने वाले परिधानों का भी अध्ययन किया। क्यों न मैं आपको थोड़ी देर में 3 ईयर एग्रीमेंट वाला क्लासिक लुक दिखाऊं? शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्लेम एम्पायर का मार्का है, ली रुई ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। आओ आओ, मेरे पास कैमरा है। मैंने हाल ही में फोटोग्राफी सीखी है। बाद में मैं तीनों चाचाओं के लिए एक स्मृति चिन्ह बनाऊंगा, 3D स्टीरियोस्कोपिक, ऐसा जिसे छूने पर ऐसा लगे मानो आप सचमुच वहीं मौजूद हों। चेन क्यूई ने एक लाइका कैमरा निकाला और मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहा, ठीक है, धन्यवाद। सहपाठी शियाओजिऊ, ली रुई और अन्य लोग उसे भतीजी कहने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे उस उपनाम से संबोधित किया जो चेन यांग चेन क्यूई के लिए इस्तेमाल करता था। सच कहूं तो जब चेन क्यूई ने पहली बार संबोधन का यह तरीका सुना, तो उसे यह सुनने में नया और सुखद लगा। कुछ तस्वीरों के बाद जियाओ यान ने दूसरा पहनावा पहना, वही पहनावा जो 3 साल के समझौते में पहना था, और ली रुई और अन्य 2 लोगों के साथ एक और तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद हाई बोडोंग भी मस्ती में शामिल होने के लिए आ गया। चेन यांग एक तरफ चुपचाप चाय पीते हुए उन दोनों के बीच हो रही इस विशाल फैन मीट एंड ग्रीट को देख रहा था। ठीक है, तस्वीरें खींच ली गईं। इसके बाद मुझे आप तीनों से कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी है। चेन यांग ने उन तीनों को देखा और गंभीर भाव से पूछा, भाई यांग, आगे बढ़ो। ली रुई और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। सच कहूं तो 6 साल पहले उस महामारी के बाद से मेरे इस धरती पर कोई करीबी दोस्त नहीं रह गए हैं। भले ही आप तीनों ने मेरे साथ केवल 2.5 महीने बिताए हों, लेकिन मैं आप सभी को सचमुच दोस्त मानता हूं। इसके अलावा सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि आपने परामर्शदाता को मेरा बिस्तर हटाने से रोकने के लिए तर्क दिया, मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूं। अब मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है। क्योंकि अब तुम्हारा भाई रेंज रोवर चला रहा है, इसलिए मैं तुम लोगों को जूठा खाना खाते रहने नहीं दे सकता। मैं आपको 3 विकल्प दे रहा हूं। सबसे पहले, ऐसा धन जो आप जीवन भर में कभी खर्च नहीं कर पाएंगे, साथ ही एक स्वस्थ शरीर जो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मैं यह भी सुनिश्चित कर सकता हूं कि आपके परिवार के सदस्य अपना पूरा जीवन बीमारी और आपदा से मुक्त रहें। दूसरा, मैं अपनी क्षमताओं के भीतर आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, बशर्ते वह पृथ्वी तक ही सीमित हो। तीसरा, मैं तुम्हारा शारीरिक गठन बदलूंगा, तुम्हें साधना करने की क्षमता प्रदान करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास कम से कम 1-2 जितनी ताकत हो। एक नजर डालिए और तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। चेन यांग ने उन तीनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई यांग, क्या मैं एक इच्छा का उपयोग करके आपसे जापानियों और अमेरिकियों को गायब करवा सकता हूं? झांग युतियान ने दांत पीसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी वे लंबे समय से अप्रिय लगते रहे हैं। कुछ मामलों का निपटारा भविष्य में धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माता पिता और परिवार की मौत का बदला नहीं लेना चाहता। चेन यांग ने उदासीनता से कहा, तब मैं खेती करना चाहता हूं। मैं भी। तीनों ने खेती करना चुना। सांस, मुझे वो मीम समझ आ गया। वह क्लासिक 3 किंगडम्स पीच गार्डन की शपथ है ना? शियाओ यान ने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराया। हाँ। तीनों ने शियाओ यान की ओर देखा और मुस्कुराए। मुझे पता था कि आप लोग यही चुनेंगे। साधना का मार्ग आसान नहीं है, अमरता तो और भी कठिन है। तुम्हें अपने वंशों को एक एक करके मरते देखने का दर्द भी सहना पड़ेगा। क्या तुम इसे समझ सकते हो? चेन यांग ने उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, इन सब बातों की चिंता तो 200 साल पुरानी ली रुई को करने दो। 20 वर्षीय ली रुई को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता। कोई जरूरत नहीं है, ली रुई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम तो बिल्कुल बेफिक्र हो। ठीक है, तो फिर ऐसा ही हो। चेन यांग ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। चेन यांग ने उनकी योग्यता को संशोधित करने और उन्हें साधना सिखाने का कार्य शियाओ यान और हाई बोडोंग को सौंपा। 2 ताई गोल्डन इमॉर्टल की उपस्थिति में उन्हें ची को अपने शरीर में निर्देशित करना सिखाना बहुत आसान था। हालांकि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अब इतनी कम हो गई थी कि यह कुछ हद तक असहज थी। हालांकि उन तीनों ने 2.5 घंटे में अपने शरीर में ची ऊर्जा को प्रवाहित करने की प्रक्रिया को पूरा करने में कामयाबी हासिल की और ची ऊर्जा शोधन के पहले स्तर के विशेषज्ञ बन गए। भाई यांग, पृथ्वी पर ऊर्जा बहुत कम है। ऊर्जा के बिना हम उन्हें मजबूत बनाने में मदद करने के लिए केवल अपनी औषधीय गोलियों के भंडार का ही उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि खर्च आय से अधिक है, इसलिए खेती पूरी करने के बाद भी वे आसानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारे विपरीत, जिन्होंने 9 सांसों की ची अवशोषण तकनीक का अभ्यास किया है, जहां हम सौर ऊर्जा को अपनी स्वयं की माना में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जियो यान ने चेन यांग की ओर देखते हुए कहा, अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो मुझे एक विचार आया है। आपके युग में आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बारे में कोई उपन्यास नहीं होने चाहिए थे, है ना? चेन यांग ने शियाओ यान की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, आमतौर पर जब कोई अमर सम्राट लौटता है, तो वे आमतौर पर औषधीय गोलियां बनाने के लिए कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करते हैं या किसी गुप्त क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कोई गुप्त लोक नहीं है। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्यों न हम पृथ्वी को आध्यात्मिक ऊर्जा के पूर्ण पुनरुत्थान का अनुभव करने दें? चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी ग्रह की ऊर्जा संरचना को बदलना हमारे लिए बहुत ही सरल काम है। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करना चाहते हैं, तो हमें अभी भी कुछ संरचनाएं स्थापित करने की आवश्यकता है।
जियाओ यान ने कहा। मैं कुछ तारे पकड़ने जाऊंगा और उनकी ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करूंगा। जो जो चेन यांग ने अपना सिर घुमाकर चेन क्यूई की ओर देखते हुए कहा, जो ऑनर ऑफ किंग्स खेल रहा था। क्या बात है पिताजी? चेन क्यूई ने खेल खेलने के लिए एक क्लोन तैयार किया था, जबकि उसका असली शरीर निर्देशों को सुन रहा था। जाओ अपनी माँ चेन को ढूंढो और उनसे एक फॉर्मेशन डिजाइन करने के लिए कहो। ऐसी संरचना स्थापित करें जो ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। फिर एक और संरचना बनाएं जो पृथ्वी और चंद्रमा की सीमा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करे। चेन यांग ने कहा। ठीक है, मैं अभी जाकर मदर चेन को ढूंढता हूँ। चेन क्यूई ने सिर हिलाया, उठी और किंग यंजिन को ढूंढने चली गई। वैसे क्या मेरी भाभी आजकल लगातार टीवी शो देख रही है? शाओ यान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और चेन यांग की ओर देखा। क्या आपने ओरिजिन सागा देखी है जिसकी मैंने आपको सलाह दी थी? चेन यांग ने शाओ यान की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने जानबूझकर खुद को टोकुसात्सु, एनीमे या उपन्यासों से संबंधित कुछ भी खोजने की अनुमति नहीं दी, ताकि काम खत्म करने के बाद मैं इसे एक बार में पूरा देख सकूं। जियाओ यान ने कहा। तो फिर आपको इसे देखने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि यह आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर इसे देखूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, जियाओ यान मुड़कर अपने घर वापस चला गया, टीवी चालू किया, ओरिजिन सागा खोजा, विशेष रूप से मूल जापानी संस्करण लगाया और फिर देखना शुरू कर दिया। हमला। यह शुरुआत बुरी नहीं है। दो लोग इनाम पाने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जुगलर नाम का यह आदमी सबसे पहले ऊपर चढ़ा, फिर भी गाय ही अल्ट्रामैन बन जाता है? यह चीज, इसमें कोई धांधली तो नहीं होगी, है ना? देखते हुए शियाओ यान मन ही मन बुदबुदाया। कहानी का रुख बदल गया और यह कैनन ग्रह पर केंद्रित हो गई। अजीबोगरीब पोशाक पहने रानी अमातेरासु को देखकर शियाओ यान को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। अपने ग्रह पर आक्रमण होते देख जियाओ यान ने अनुमान लगाया कि यह अल्ट्रामैन द्वारा मनुष्यों की रक्षा करने की एक और कहानी है। नहीं, रुकिए, ये लोग इंसान नहीं है, ये एलियन है। कहानी आगे बढ़ती रही। शुरुआत में कुछ खामियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर इसे देखना मुश्किल था। विशेषकर गाई, एक युवक जो अभी अभी अल्ट्रामैन और बना था, वह समझ सकता था कि शुरुआत में उसे लड़ना क्यों नहीं आता था। आखिरकार जब मीबियस पहली बार पृथ्वी पर आया था, तब उसे भी एआरआरयू ने चेतावनी दी थी। और मीबियस एक अल्ट्रा प्रशिक्षु था जिसके पास 6800 वर्षों का प्रशिक्षण था। इसके मुकाबले गाई तो बस एक नौसिखिया था जो एक दिन से भी कम समय से अल्ट्रामैन बना था। अपने पहले रूपांतरण और लड़ाई में उसका प्रदर्शन पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन फिर जियाओ यान ने सोचा, उसके बचपन के हीरो डाइगो को यह समस्या क्यों नहीं थी? गाकुमा का पहली बार सामना करते हुए डाइगो ने शुरुआत से ही लाल रूप का उपयोग क्यों किया? और हालात को देखते हुए गाई नाम का यह आदमी इतनी ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ सकता है, उसकी शारीरिक क्षमता तो एलियंस में भी शीर्ष स्तर की होनी चाहिए, है ना? चलिए देखते रहिए। शाओ यान ने कुछ बुदबुदाया और देखना जारी रखा। फिर उसने जल्दी ही कैनन में चल रही विचित्र गतिविधियों को देखा। नहीं, आपका क्या मतलब है? रानी लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजने का इरादा रखती है क्योंकि वह किसी को भी आत्मबलिदान करते हुए नहीं देखना चाहती? यह किस तरह का बेवकूफी भरा तर्क है? क्या मैं अल्ट्रामैन की दुनिया में जाकर इस मूर्ख रानी को मार सकता हूं? शाओ यान ने गाली दी, लेकिन अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबा लिया। उसने सोचा कि आखिरकार ये तो सिर्फ आम लोग ही हैं। डरावनी चीजों का सामना करने पर डर लगना और आत्मसमर्पण कर देना स्वाभाविक है। क्या टीम के सदस्य यामानाका ने भी उस समय एस को सौंपने के बारे में नहीं सोचा था? धत तेरी की, मैंने उस मानव रूपी यामानाका की तुलना इस अमातेरासु से क्यों की? इसके बाद गाय की तरफ की कहानी थोड़ी अधिक सामान्य थी और उसने बहुत जल्दी सुधार किया। कुछ अल्ट्रामैन के कानून की ओर रवाना होने से पहले सब कुछ सामान्य था, खासकर असुका। उसका लाल रूप देखकर शियाओ यान का खून खौल उठा। जैसा कि असुका से उम्मीद थी, उसने ज़ोफी के सिर में आग लगाने वाले बटन को सिर्फ एक उंगली से दूर फेंक दिया। यह मेरे दिल में बसी डायना की प्रकृति से बिल्कुल मेल खाता है। शाओ यान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और देखना जारी रखा। फिर उसने रानी अमातेरासु को देखा, जो स्पष्ट रूप से अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध देवी में रूपांतरित हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने आत्मसमर्पण करने के लिए शहर के बाहरी इलाके की ओर दौड़ लगाई। हालांकि डॉक्टर साइची ने बेजेल को उसके लोगों को मारने के लिए पहले ही भेज दिया था, फिर भी वह आत्मसमर्पण करने को तैयार थी। वह रूपांतरित होने की बजाय मरना पसंद करेगी। धत तेरी की, मैंने अभी जल्दबाजी कर दी। भले ही यामानाका एक मानव रूपी प्राणी था, कम से कम वह इतना निर्दयी तो नहीं था। यह रानी अमातेरासु तो बिल्कुल मूर्ख है। हालांकि इससे अनजाने में रानी का रूपांतरण रुक गया, जिससे एक और भी बड़ी साजिश को रोका जा सका। लेखक, भले ही आप दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहते हो, कृपया दर्शकों को मूर्खों की तरह न समझें। शाओ यान ने शाप दिया और बस यही आशा की कि दो अल्ट्रामैन, असुका और गाई, इस दुनिया को बचाने और रानी को होश में लाने के लिए आ सके। तब उसने दयालु योद्धा कॉस्मोस को देखा, जिसे असुका ने रानी को रूपांतरित होने से रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने सबसे पहले पूर्णिमा के रक्षक का उपयोग करके चोजू के कठपुतली विष को शुद्ध किया और फिर रानी अमातेरासु से कहा, अपने दिल की सुनो। मुसाशी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह एक चोजू है। भले ही चोजू कठपुतली के जहर से नियंत्रित न हो, फिर भी यह एक युद्ध हथियार है। क्या तुम जाग रहे हो, यार? और क्या आप मानवीय भाषा को समझने में असमर्थ हैं? या फिर इस प्लेनेट कैनन पर कोई विशेष अभिशाप है? शाओ यान सुन पड़ गई थी। अपने ख्यालों में खोए हुए मुसाशी को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगा। और फिर जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मुसाशी ने वास्तव में पूरे समय एक कमेंटेटर की भूमिका निभाई। उसने पेप्सी से देखा कि अमातेरासु पर कठपुतली का जहर लग गया और उसके दो साथियों को बुरी तरह पीटा गया। ठीक है, आप कहते हैं कि आपने लंबी दूरी की यात्रा की और आपके पास ऊर्जा की कमी थी और यह रूपांतरण का समय नहीं था, यह समझा जा सकता है। लेकिन बाद में रूपांतरित होने के बाद आपने लूना मोड में पूरे समय आलस क्यों किया? आपके बाकी सूट कहाँ हैं? क्या उन्हें बेच दिया गया था? हफ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा रुककर आराम करने की जरूरत है। शाओ यान ने अपनी छाती थपथपाई। ताई गोल्डन इमॉर्टल होने के बावजूद वह काफी क्रोधित था। रहने दी दो, मैं बाकी का हिस्सा भी नहीं देखना चाहता। मैं इसे अपनी दिव्य बुद्धि से ही जांच लूंगा। इस प्रकार जियाओ यान ने सीधे द ओरिजिन सागा के बाकी कथानक को सरसरी तौर पर देखा और फिर वह स्तब्ध रह गया। आह, मेरा दिमाग, मेरा दिमाग, इसमें गंदी चीजें हैं। धत तेरी की, चेन यांग, तुम कुत्ते, तुमने मुझे धोखे से गंदगी खिला दी। लानत है तुम पर। शाओ यान ने चेन यांग को ढूंढने जाते हुए गाली गलौज की और उसने देखा कि चेन यांग लीरुई और अन्य दो लोगों के साथ हाल ही में ट्रेन कर रहे कुछ मीम्स पर चर्चा कर रहा था, जैसे कि जीगे वाली बात। चेन यांग, या तो तुम या मैं। आपने मुझे कौन सी चीज सुझाई थी? हाँ, क्या तुम घिनौने हो या क्या? शाओ यान गुस्से से दहाड़ उठी। पफ, हा हा हा। शाओ यान को पूरी तरह से सुन देखकर चेन यांग जोर से हंस पड़ा। भाई यांग ने आपको क्या देखने की सलाह दी? लीरुई ने असमंजस भरे लहजे में पूछा। उन्होंने मुझे द ओरिजिन सागा देखने के लिए मजबूर कर दिया। शाओ यान ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। पफ, झांग शिन्यू जोर से हंस पड़ी। तुम दोनों किस बात पर हंस रहे हो? लीरुई और झांग युटियन ने चेन यांग और झांग जिन्यू को असमंजस में देखा। आप लोग अल्ट्रामैन के प्रशंसक नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं होगा। चलो मुझे इसे इस तरह से रखने दें। अल्ट्रामैन के इतिहास में द ओरिजिन सागा की रेटिंग गटर किस तरह की है? यह बेहद घिनौना है। भाई यांग बहुत ही कंजूस है।
झांग शिन्यो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। छे! ली रुई और झांग युकियान ने अंगूठा ऊपर करके अभिवादन किया। ठीक है। जाओ और अल्ट्रामैन ऑफ देखो। इसे द ओरिजिन सागा का सीक्वल माना जाता है। वह तो बिल्कुल शानदार है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। हालांकि इसे देखने से पहले आपको अल्ट्रा गैलेक्सी लीजेंड्स और इसी तरह के अन्य गेम देखने चाहिए ताकि आप समझ सकें कि बेलियल कौन है। चेन यांग ने कहा। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। मैं खुद ही इसे ऑनलाइन खोज लूंगा और मैं 2009 से ही पिछला काम पूरा करना शुरू कर दूंगा। श्याओ यांग ने अपनी आंखें घुमाई। उसे अब चेन यांग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए जियाओ यांग ने यह समय अल्ट्रामैन के एपिसोड लगातार देखने में बिताया। अप्रत्याशित रूप से अल्ट्रा गैलेक्सी लीजेंड्स आश्चर्यजनक रूप से अच्छा निकला। बुरा नहीं। आखिरकार मैंने कुछ अच्छा देखा। वो ओरिजिन सागा, उफ। श्याओ यांग को घृणा हुई, लेकिन उसने पूरी रात अल्ट्रामैन गिंगा देखी। हफ। सोने का समय हो गया है। जियाओ यांग मानसिक रूप से थक चुकी थी, फिर वह जुनेर को खोजने चली गई। जैसा कि बाद में पता चला, शुनेर अभी भी काइलिन और अन्य लोगों के साथ शो देख रही थी। बेबस होकर जियाओ यांग ने जुनेर की कमर को गले लगाया और उसके बगल में लेटकर सो गई। जल्द ही शियाओ यांग सपने में खो गई। अरे छोटा लड़का, जागो। जब शियाओ यांग गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक एक दयालु बूढ़े व्यक्ति की आवाज उसके कानों में गूंजी। शियाओ यांग ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा आदमी टोकरी लिए हुए है और उसके हाथ में औषधीय कुदाल है। आप कौन हैं? शियाओ यांग उस बूढ़े व्यक्ति को देख रही थी। उसे अभी तक यह एहसास नहीं था कि वह सपना देख रहा है। मैंने सुना है कि आपका नाम भी सम्राट यांग है और मेरा नाम भी सम्राट यांग है। इसके अलावा मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ शोध किया है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। सम्राट यांग ने शियाओ यांग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यांडी? शियाओ यांग ने अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को स्तब्ध और भ्रमित होकर देखा और क्षण भर के लिए सोचा कि क्या यह बूढ़ा व्यक्ति सपने में उसके अपने भविष्य के स्वरूप की एक झलक मात्र है। ओह, दुनिया इस बूढ़े आदमी को शेनोंग भी कहती है। शेनोंग ने दयालु भाव से शियाओ यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। शेनोंग। शियाओ यांग एकदम सीधा बैठ गया। उसकी आंखें प्लेट जितनी चौड़ी हो गईं। क्या यह बूढ़ा आदमी उसके जैसा नहीं दिखता? शेनोंग ने कुदाल न पकड़े हुए हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाई और हंस पड़ा। क्या आप वास्तव में? सच में यांडी? क्या वो वही यांडी शेनोंग है जिसने जुआन पीत सम्राट के साथ मिलकर चिऊ की पिटाई की थी? शेनोंग की ओर उत्साह से देखते हुए शियाओ यांग ने पूछा। बिल्कुल असली। शेनोंग ने एक चंचल बचकाने अंदाज में शियाओ यांग से कहा। फुफकार। शियाओ यांग ने फिर हंसते हुए जल्दी से उठकर हाथ जोड़कर शेनोंग को प्रणाम किया और कहा, मानव जाति के अयोग्य वंशज शियाओ यांग, पृथ्वी सम्राट पूर्वज को प्रणाम करता हूँ। शेनोंग ने शियाओ यांग का प्रणाम स्वीकार किया और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। ठीक है, इस बूढ़े आदमी को ये उबाऊ औपचारिकताएं पसंद नहीं है। मेरे युग में मानव जाति में इतने उतार चढ़ाव नहीं थे। ये चीजें बाद में पूर्वज शोंडू के अवतार द्वारा कन्फ्यूशियसवाद की स्थापना के बाद ही धीरे धीरे प्रकट हुई। मेरे साथ बस सहज रहो। शेनोंग मुस्कुराया और अपने सूखे लेकिन शक्तिशाली हाथ के एक इशारे से उनके सामने का दृश्य पल भर में औषधीय जड़ी बूटियों की सुगंध से भरे एक औषधि पर्वत में बदल गया। यही वह स्थान है जहां मैंने 100 जड़ी बूटियों का स्वाद चखा और अंतर्दाव को प्राप्त किया। बाद में मैंने इस जगह को एक दावादी मंदिर में रूपांतरित किया और इसके अंदर कुछ साधारण औषधीय जड़ी बूटियां लगाई। आप एक कीमियागर हैं, मुझे लगता है कि आप इन चीजों से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, है ना? शेनोंग शियाओ यांग के साथ जमीन पर बैठ गया और उससे कहने लगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो रसायन विद्या सीखी है वह केवल सही तकनीकें हैं, हमारे हुआशिया के लंबे इतिहास में दाव द्वारा पोषित चिकित्सा का एक 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। इन चीजों का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए जिनका स्वाद आपने खुद चखा है। शियाओ यांग ने अत्यंत विनम्रता से अपना सिर हिलाया। मैंने अपने वंशजों को क्या विरासत में दिया? चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने केवल भावी पीढ़ियों के लिए कुछ नींव रखी। ची और हुआंग की कला को मुख्य रूप से किबो और शुआन युआन ने आगे बढ़ाया। हालांकि जब से मैंने दाव की प्राप्ति की है, मैंने बहुत अध्ययन किया है और एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली विकसित की है। अब मैं इस ज्ञान के माध्यम से रसायन विद्या का मार्ग आपको सिखाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है, क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? शेनोंग ने शियाओ यांग की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं तैयार हूँ। गुरुजी सर्वोच्च हैं, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। शियाओ यांग जल्दी से खड़ी हो गई, प्रणाम करने के लिए तैयार। आह, हा, तुम नन्हे से बड़े दिलचस्प हो। बहुत अच्छा, यह बूढ़ा आदमी तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करेगा। अब जब मैं तुम्हारे सपने में प्रवेश कर चुका हूँ, तो यहाँ समय की गति अत्यंत धीमी है। तुम्हें कुछ समय के लिए मुझसे सीखना होगा। शेनोंग हंस पड़ा। गुरु आपका धन्यवाद। शियाओ यांग ने फिर से झुककर प्रणाम किया। उसका हृदय आनंद से भर गया था। अब जबकि वह यांगी का शिष्य बन चुका था, तो क्या उसकी वरिष्ठता अचानक बेतुकी रूप से बहुत अधिक नहीं हो जाएगी? उस लड़के चेन यांग ने पिछली बार दावा किया था कि वह मास्टर टोंगटियन का पुनर्जन्म है और अब मैं सीधे यांगी का शिष्य बन गया हूँ। सचमुच चेन यांग के पूर्वज। हे। शेंको यान अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हे की आवाज निकाल दी। शेनोंग को पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था कि किसी को मार दे। फिर दोबारा सोचने पर मानवता के पूर्वज के रूप में अपने वंशज को मारने में क्या बुराई है? इसलिए उसने सीधे औजार बनाने वाली कुदाल उठाई और शियाओ यांग के सिर पर वार कर दिया। आह! शियाओ यांग पल भर में फट गई। सौभाग्य से यह एक सपना था, अन्यथा चारों ओर खून ही खून होता। कितनी छुप कर हंस रही हो? क्या आप किसी अनुचित बात के बारे में सोच रहे हैं? शेनोंग ने बिना कोई भाव दिखाए कहा। माफ कीजिए स्वामी जी, मैं गलत था। शियाओ यांग ने जल्दी से माफी मांगी। ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। शेनोंग ने शियाओ यांग की ओर आंखें घुमाई और फिर शियाओ यांग को रसायन विद्या का अपना मार्ग सिखाना शुरू कर दिया। सपने में 3000 साल पलक झपकते ही बीत गए। अनजाने में ही सपने में 3000 वर्षों के अधिगम के दौरान शियाओ यांग का साधना स्तर भी ताई स्वर्ण अमर के शिखर तक पहुंच गया था। एक बार जब उसकी जादुई शक्ति पर्याप्त हो जाएगी, तो शियाओ यांग शिखर अमर बनने में सक्षम हो जाएगा। ताई गोल्डन इमॉर्टल एक शक्तिशाली योद्धा है। जहां तक यांगी की कीमियागिरी की बात है, शियाओ यांग ने भी वह सब कुछ सीख लिया था। जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना, उससे यही उम्मीद थी। यह समझने की क्षमता मेरे उन प्रशिक्षुओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। शेनोंग ने धीरे से फुसफुसाते हुए देखा कि शियाओ यांग शाही ज्वाला से औषधीय गोली तैयार कर रही है। 1.5 महीने बाद जियाओ यांग ने सफलतापूर्वक औषधीय गोली बनाने की भट्टी को परिष्कृत किया और अंतिम मूल्यांकन पूरा किया। मालिक, जियाओ यांग ने शाही ज्वाला को एक तरफ रख दिया, यांगी के सामने आकर प्रणाम किया। ठीक है, 3000 वर्षों के बाद आखिरकार आपने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया। अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शेनोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस शिष्य को इन वर्षों में बहुत लाभ हुआ है। मैं अभी भी कुछ और समय के लिए मास्टर के साथ रहना चाहता हूँ। शियाओ यांग ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। ना समझ बच्चा, यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको करनी बाकी है। मानव जाति भी आपके द्वारा पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रही है। मानव जाति पर लगी बेड़िया। इस बारे में बात करते हुए यांगी ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि हाथ बढ़ाकर शियाओ यांग के कंधे पर थपथपाया। मालिक, मैं समझता हूँ। शियाओ यांग ने गहरी सांस ली और ज्यादा देर तक नहीं रुकी। जाना, आप जिस आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार की योजना बना रहे हैं, उससे धरती माता में कुछ दिलचस्प बदलाव आ सकते हैं।
मूलतः मानव जाति की स्थायी विरासत के लिए मातृ ग्रह पर मनुष्यों की साधना क्षमता को सील कर दिया गया था। बात बस इतनी सी है कि वे कुछ लोग हमारी मानव जाति को अपवित्र करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वंश मानव जाति के साथ क्रमिक रूप से अंतर विवाह करता रहा है, विभिन्न नस्लों का उपयोग करके वंशानुक्रम स्थापित करना। अब हे ठीक है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी सबके लिए बस अपने विचारों का पालन करें। यह गुरु अग्नि बादल गुफा में आपका इंतजार करेगा। शेनोंग ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे गायब होने लगा। मालिक, यह शिष्य मुझसे यह पूछना चाहता है कि मेरी यह साधना तकनीक। शाओ यांग को अचानक कुछ सूझा और उसने जोर से पूछा। ओह, लगभग भूल गया था। यह हमारी मानव जाति के पूर्वज सूर्यन द्वारा लकड़ी में छेद करके प्राप्त की गई आग की पहली लौ है जो हमारी मानव जाति को आगे ले जा रही है। भाग्य, आप इसे डालुओं की नींव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शेनोंग ने एक हल्की सी लौ फेंकी जो शियाओ यांग के हाथ में जा गिरी। जब जियाओ यांग ने इसे लिया तो उसे केवल इतना ही महसूस हुआ कि यह आग गर्म नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सी चीजें समाहित थीं। क्या यह आग की पहली लौ थी जिस पर मानव जाति ने विजय प्राप्त की? शाओ यांग ने अपने हाथ में जलती हुई मंद लौ को देखा और अचानक उसे उस महान व्यक्ति का एक कथन याद आ गया। एक छोटी सी चिंगारी से भी मैदान में आग लग सकती है। हमारी वाशिया जाति के जन्म से ही हमने आकाश, पृथ्वी और मनुष्यों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, फिर भी हमने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में नहीं सोचा। यह आग, मुझे इसका इस्तेमाल करना आता है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद पूर्वज सूर्यन। शाओ यांग ने सिर झुकाया और अगले ही पल वह सपने से जाग गया। रुको, यह सही नहीं है। गुरुजी ने अभी तक मुझे इस जलने की तकनीक की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया है। तभी शाओ यांग को याद आया कि उसने वह सवाल ही नहीं पूछा था जो वह जानना चाहता था। यह हो सकता है बर्निंग टेक्निक की उत्पत्ति, क्या यह सिर्फ इन बड़े लोगों की देन नहीं है? शाओ यांग को समझ नहीं आया। भाई शियाओ यान, आपको क्या हुआ है? अभी कुछ देर पहले ही तुम अचानक कांप उठे और मैंने तुम्हें पुकारने पर भी नहीं जगाया। शून्य ने शियाओ यांग की ओर देखा जो अंततः उसकी गोद में लेटे हुए जाग उठी थी और उलझन भरे भाव से पूछा। झटका लगा। शाओ यांग ने अपना सिर खुजाया। अचानक उसे सिर में खुजली महसूस हुई और उसे तुरंत याद आ गया। उस बदबूदार बूढ़े आदमी ने सचमुच कुदाल से मेरा सिर फोड़ दिया। इसका शाओ यांग ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी। कौन सा बूढ़ा आदमी? क्या टूट गया? शून्य को समझ नहीं आया और शून्य के बगल में बैठी शियाओ शियाओ को भी समझ नहीं आया। बूढ़े आदमी, क्या आपको बुरा सपना आया था? शाओ शियाओ ने शून्य के कंधे पर सिर रखकर शाओ यांग की ओर देखा और खिलखिलाते हुए पूछा। यह सचमुच कोई बुरा सपना नहीं था, लेकिन मैंने सपना तो देखा था, थोड़ा लंबा सपना। शाओ यांग उठा, शून्य की कमर में हाथ डाला और टीवी पर चल रहे शो को देखने लगा। तभी उसकी नजर स्मार्ट गर्ल द्वारा निभाई गई जिंगवेई पर पड़ी। एक पुराना टीवी शो जिंगवेई फिल्स दसी, जिंगवेई और स्मार्ट गर्ल का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री एक ही है। यह तो एक बड़ा संयोग है। शाओ यांग खिलखिलाकर हंस पड़ी। जियो यान, इस टीवी शो में एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम भी आपके जैसा ही है, उसे भी यांडी कहा जाता है। जियाओ यीशियान ने जागृत जियाओ यांग की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसे? वह मेरे गुरु हैं। शाओ यांग ने अपनी कमर सीधी की, शून्य को छोड़ा और खड़ी हो गई। आपका स्वामी? बाकी लोगों ने अपना सिर घुमाया और हैरानी से शियाओ यांग की ओर देखा। बूढ़े आदमी, गुरु के गुरु तो यहाँ नहीं है और तुम किसी और को शिक्षक मान रहे हो। सावधान रहो वरना उस्ताद के उस्ताद तुम्हें पीटेंगे। शियाओ शियाओ ने शियाओ यांग की तरफ आंखें घुमाई। बदबूदार लड़की, बड़ों का कोई आदर नहीं। भाभी, छोटी भतीजियां, शून्य, आप लोग पहले देखिए, मैं भाई यांग से किसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इतना कहकर जियाओ यांग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे चेन यांग दिखाई दिया। परिणामस्वरूप जब उन्होंने फोन किया तो वह सेवा से बाहर था। शाओ यांग बहुत हैरान था। उसने अपनी दिव्य चेतना से जांच की और पाया कि चेन यांग पहले ही लानिया किया सुपर क्लस्टर छोड़ चुका था। लानत है, वह इतनी दूर कैसे दौड़ गया? शाओ यांग अवाक रह गया। उसने पलक झपकते ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर लिया और फिर चेन यांग के सामने टेलीपोर्ट हो गया, जहां उसने देखा कि चेन यांग अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग करके एक ऐसे तारे को संपीड़ित कर रहा है जिसका आयतन सूर्य के आयतन से 30 मिलियन गुना से भी अधिक है। नहीं, भाई यांग, आपने कहा था कि आप एक स्टार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि आप इतने बड़े स्टार की तलाश कर रहे हैं, है ना? यह चीज शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है ना? शाओ यांग ने अपने सामने मौजूद उस बेहद विशाल तारे को देखा और वह दंग रह गया। सूर्य के आकार के तारे से परिवर्तित ऊर्जा पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी योजना इस आकार के 10 सितारे हासिल करने की है। इतना काफी होना चाहिए। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। डिंग, यह पता चला है कि हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल में रसायन शास्त्र में सबसे शक्तिशाली जियाओ यांग है। मेजबान का रसायन शास्त्र स्तर संत श्रेणी तक बढ़ गया है। हम? चेन यांग ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से शियाओ यांग की ओर देखा। इस बच्चे की रसायन विद्या अचानक इतनी निपुण कैसे हो गई कि वह लगभग संत स्तर की हो गई? क्या झपकी लेने के बाद उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ? चेन यांग ने गौर से देखा तो पाया कि शियाओ यांग का साधना स्तर वास्तव में 23 स्वर्ण अमर के शिखर तक पहुंच चुका था। नहीं, क्या तुम बच्चे सो गए और आदिम लोक में चले गए? तुम्हारी साधना का स्तर इतना कैसे बढ़ गया? चेन यांग ने शियाओ यांग की ओर देखकर पूछा। हे भाई यांग, क्या तुमने इससे पहले सपने में यह नहीं कहा था कि तुम्हें पता चला है कि मास्टर टोंगियन बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं? मुझे भी कल रात सपना आया था और यह बहुत ही लंबा सपना था। शाओ यांग शून्य में बैठ गई और अपने पैर मोड़ लिए। आपने किस तरह का सपना देखा? चेन यांग ने अपनी आंखें घुमाई। छी, तुम मुझसे जलते हो। मैं आपको बता दूं, सपने में यांडी ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। शाओ यांग ने गर्व से कहा। क्या यांडी ने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया? क्या तुमने अपने बारे में सपना देखा? तुम तो अहंकारी आदमी हो। चेन यांग ने जियो यांग का तिरस्कार करना जारी रखा। यह यांडी है। यह यांडी नहीं, शेनोंग, पृथ्वी सम्राट। यांडी जो जुआनयुआन पीले सम्राट के समान प्रसिद्ध है। यान और वांग के वंशजों का यान। शाओ यांग चिल्लाई। आपने कहा था कि यांडी ने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया था और यह सब सपने में हुआ था? बकवास। दरअसल चेन यांग को पहले से ही इस बात पर यकीन था, लेकिन उसे शियाओ यांग को चिढ़ाने की आदत थी। छी, इस पर विश्वास करें या नहीं। खैर, अब मैं मानव जाति के सांस्कृतिक पूर्वज पृथ्वी सम्राट शेनोंग का शिष्य हूँ। वरिष्ठता के लिहाज से मैं तुमसे कितना ऊंचा हूँ, मानव जाति के इस नन्हे से वंशज। हालांकि मैं यांडी का पुनर्जन्म नहीं हूँ, लेकिन मैं यांडी का शिष्य हूँ। सचमुच आपके पूर्वज। हे आह। शियाओ यांग के हंसने की बात पूरी होने से पहले ही उसे माथे पर एक जोरदार झटका लगा। तुम यहाँ किस तरह की बकवास कर रहे हो? मेरा उपनाम चेन है। यांडी का उपनाम जियांग है। चेन उपनाम के पूर्वज गुई उपनाम के हैं, जो 5 सम्राटों में से एक सम्राट शुंग के वंशज हैं। आप यांडी को मेरा पूर्वज कह सकते हैं, लेकिन आप उसे जनक नहीं कह सकते। असभ्य। चेन यांग ने शियाओ यांग की ओर आंखें घुमाई, जिससे शियाओ यांग एकदम अवाक रह गई। नहीं, क्या ऐसी कोई कहावत है? शाओ यांग ने इशारा किया कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वापस जाओ और किताबें पढ़ो। चेन यांग ने कंधे उचकाते हुए कहा कि वह इस तारे का संपीड़न पहले ही पूरा कर चुका है। चल दर, यह आखिरी तारा है। अगला कदम वापस जाकर फॉर्मेशन को व्यवस्थित करना है। चेन यांग ने कहा।
ओह, शाओ यान अभी भी इस खबर में डूबा हुआ था कि उसे असभ्य कहा गया है और जब तक उसने प्रतिक्रिया दी तब तक चेन यांग उसे वापस पृथ्वी पर ले जा चुका था। पापा, आप वापस आ गए हैं। चेन क्यूई ने चेन यांग को लौटते हुए देखा और आज्ञाकारी भाव से उसका अभिवादन किया। आज्ञाकारी चेन क्यूई को देखकर जियाओ यांग के दिल में एक चीज उठी। उसे पता ही नहीं चला कि कब शियाओ शियाओ ने उसे पापा कहना बंद कर दिया और बूढ़ा आदमी कहना शुरू कर दिया। रहने भी दो। खैर, ये बेटी देर सवेर चेन परिवार की सदस्य तो बन ही जाएगी। उस कमीने चेन यांग को ही सिर दर्द झेलने दो। जैसे ही शियाओ यांग यह सोच रही थी, शियाओ यिशियान बड़ी संख्या में लोगों को लेकर चेन यांग के पास आ गई। शियाओ यांग ने गौर से देखा तो पाया कि प्रमुख 1000 लोगों से लौटने वाले सभी लोग आ चुके थे। अंकल चेन। शियाओ शियाओ ने शून्य का हाथ पकड़ा और चेन यांग का आज्ञाकारी भाव से अभिवादन किया। पफ। शियाओ यांग ने लगभग अपने मुंह से पुराना खून थूक दिया। शाओ शाओ, जो हर दूसरे वाक्य में उसे बूढ़ा आदमी कहकर पुकारती थी, वास्तव में चेन यांग के सामने इतनी आज्ञाकारी थी। चेन यांग, मैं सचमुच तुम्हें मार डालना चाहता हूं। शियाओ यांग ने दांत पीस लिए। तुम आखिर किस बात पर पागल हो रहे हो? चेन यांग ने जियो यांग की ओर घूरकर देखा। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं अब तुमसे और बहस नहीं करूंगा। जिंगर, क्या फॉर्मेशन तैयार है? चेन यांग ने किंग यांजिंग की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा। सब कुछ तैयार है। किंग यांजिंग ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया और 365 फॉर्मेशन फ्लैग निकाले जो आकाश में तारों की तकनीक से प्रेरित थे। चेन यांग ने अपना हाथ हिलाया और 9 गठन ध्वज उसके हाथों में आ गिरे। चेन यांग ने सौर अग्नि का आह्वान करके उन्हें 9 बड़े कड़ाहों में रूपांतरित कर दिया। हुआशिया की बदकिस्मती को दबाने के लिए इन 9 कड़ाही को हुआशिया में दफनाया जाएगा। बाकी लोगों के लिए यह तो उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान निश्चित रूप से पृथ्वी पर भारी उथल-पुथल मचाएगा। हुआशिया ने चेन यांग और अन्य लोगों को शहर में बैठा रखा था और 9 कड़ाही इसे दबाने के लिए थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अन्य देशों जैसे कि पूर्व में स्थित एक 4 द्वीप समूह का भाग्य शायद इतना अच्छा न हो। चलो शुरू करें। चेन यांग ने जियो यांग की ओर देखा। हम। शाओ यांग ने सिर हिलाया, चेन यांग से और बहस नहीं की और महत्वपूर्ण काम करने लगी। सब कुछ। यह सब चुपचाप हुआ। चेन यांग ने पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता को एक ही बार में प्रचुर मात्रा में नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इसे धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ा। सबसे पहले इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ कुछ ताओवादी मंदिरों और प्राचीन मठों से हुई। कुछ लोग जो प्राचीन मार्शल आर्ट की साधना विधियों में पारंगत थे और संयोगवश इन्हीं मंदिरों में रहकर साधना कर रहे थे, उन्होंने उस रात अचानक अपनी साधना की गति में वृद्धि महसूस की। कुछ ने तो जीवन और मृत्यु की सीमा को भी पार कर लिया, जिससे उनके जीवन का सार और भी अधिक उन्नत हो गया। बेशक ये सभी अल्पसंख्यक थे। आज की दुनिया में जहां एक गोली ही 99% मानव जीवों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, प्राचीन मार्शल आर्ट, जिसमें शुरुआती परिणाम दिखाने में वर्षों या दशकों लग जाते हैं, को लंबे समय से त्याग दिया गया है। उन क्यूई शोधन विधियों का उल्लेख करना भी जरूरी है, जो राजवंशों के परिवर्तन और इतिहास के बदलावों के दौरान बहुत पहले लुप्त हो गई थी। संरचना स्थापित की गई। पृथ्वी की संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाने के उद्देश्य से चंद्रमा पर 36 संरचना ध्वज स्तंभ भी लगाए गए। अन्यथा पृथ्वी की अपनी प्रकृति और जिस गति से पूरा ब्रह्मांड काम करता है, उसे देखते हुए पृथ्वी के भीतर मौजूद थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा देर सवेर बाहर फेंक दी जाएगी। पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों की खपत के साथ-साथ 10 विशाल तारों से परिवर्तित आध्यात्मिक ऊर्जा भी अंततः समाप्त हो जाएगी। यह सब काम खत्म करने के बाद चेन यांग और अन्य लोग पृथ्वी पर लौट आए। वे कुछ लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे, जहां से वे दुनिया की हर चीज को देख रहे थे और उनके दिलों में असीम भावनाएं उमड़ रही थी। बर्फ से ढके पहाड़ों की परतों के बीच से जियाओ यांग ने बर्फीले पठार पर स्थित सनलाइट सिटी में खुशहाल परिवारों को देखा और अचानक चेन यांग की ओर मुड़कर देखा। भाई यांग, अब जब आपके पास इतनी शक्ति है तो आप समय की नदी को पार करके चाचा और चाची को पुनर्जीवित क्यों नहीं करते? शियाओ यांग ने पूछा। तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? चेन यांग ने अपना सिर घुमाया और शियाओ यांग की ओर देखा। अरे, तो फिर ऐसा कैसे? जियाओ यांग को समझ नहीं आया। मेरे माता पिता समय और स्थान की नदी में नहीं है। या तो उन्हें किसी ने बचा लिया या फिर मेरे भविष्य के किसी रूप ने उन्हें बचा लिया, चेन यांग ने कहा। फुफकार। तो फिर भाई यांग, आपका पुनर्जन्म, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसकी भी साजिश रच रहा हो? जियाओ यांग थोड़ी देर रुकी, फिर तुरंत बोली। आह, चेन यांग ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और शियाओ यांग के कंधे पर थपथपाया। जब तुम मेरी ताकत के स्तर तक पहुंच जाओगी, तब तुम्हें समझ आएगा। शियाओ यांग स्तब्ध रह गया, फिर उसने तुरंत चेन यांग को लात मारने की कोशिश की, लेकिन वह अंत में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। नहीं, कुत्ते, तुमने मुझे धोखा दिया। शियाओ यांग गुस्से से दांत पीसते हुए, गालियां देते हुए खड़ी हो गई। तुमने मुझे लात मारी और खुद गिर गए, फिर भी तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो? चेन यांग ने ऐसा अभिनय किया मानो उसके साथ कोई गंभीर अन्याय हुआ हो। उसका चेहरा इतना नाटकीय था कि पास खड़ी किंग यांजिंग भी हंस पड़ी। बकवास। मैं प्रारंभिक अवस्था का 23 स्वर्ण अमर हूं। भले ही मैंने अभी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन किसी को लात मारने मात्र से मुझे गिर नहीं जाना चाहिए, है ना? शियाओ यांग ने आंखें घुमाई। अरे, यह बच्चा बेवकूफ नहीं है, चेन यांग जोर से हंस पड़ा। जामर। दोनों ने कुछ देर तक बहस की, फिर अंतिम गठन ध्वज को माउंट एवरेस्ट के शिखर में स्थापित किया और महान जादुई शक्ति का उपयोग करके इसे सीधे पर्वत में समाहित कर दिया। इसके बाद पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाने वाली संरचना पूरी तरह से सक्रिय हो गई। चलो वापस चलते हैं। इतना कहकर चेन यांग ने किंग यांजिंग की पतली कमर में हाथ डाला और माउंट एवरेस्ट की चोटी से गायब हो गया। शियाओ यांग ने भी अपने कपड़े झाड़े और उनके पीछे पीछे चल दिया। इसी बीच एक व्यावसायिक पर्वतारोहण दल माउंट एवरेस्ट के शिखर से ठीक 50 मीटर से अधिक की दूरी पर विश्राम कर रहा था और अगले दिन शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था। किसी को पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई और सांस फूलने के कारण उसने अपनी स्लीपिंग बैग की जिप खोल दी ताकि वह कुछ पतली हवा में सांस ले सके। परिणामस्वरूप जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 3 धुंधली आकृतियां दिखाई दी। उनमें से 2 ने शायद छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी। तीसरा व्यक्ति भी बहुत हल्के कपड़े पहने हुए था, जो किसी पोशाक जैसा लग रहा था। संभवतः वह एक महिला थी। उन्हें शक था कि उनकी आंखों को धोखा हो रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि बचपन से ही बहुत तेज थी। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी, जहाँ दृश्यता बहुत कम होती है, उनसे गलती होने की संभावना नहीं थी। उसने अपने चश्मे को जोर से पोंछा और जब उसने दोबारा देखा तो पाया कि उन 3 लोगों में से केवल एक ही बचा था। बकवास। क्या मैंने सचमुच भूत देखा? वह खुद को रोक नहीं पाया और देखने के लिए उसने अपना चश्मा उतार दिया, लेकिन पाया कि आखिरी व्यक्ति भी गायब हो चुका था। यह हो सकता है। क्या मैंने वाकई इसे गलत देखा? इसके बाद के दिनों में आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के प्रभाव तेजी से महत्वपूर्ण होते चले गए। पहले महीने के अंत में किसी ने डॉइन पर एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि उसने चांगबाई पहाड़ों में एक ड्रोन का उपयोग करके एक ऐसे बाघ को फिल्माया है जो सामान्य साइबेरियाई बाघ से 2 गुना बड़ा है, लेकिन वीडियो को तुरंत हटा दिया गया। साल के अंत में अमेज़न वर्षावन में किसी ने 30 मीटर लंबे विशालकाय अजगर और गैंडे के आकार के जगुआर के बीच लड़ाई का वीडियो बनाया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। यह वीडियो विदेशी वेबसाइटों पर लंबे समय तक प्रसारित हुआ, लेकिन देश में इसे सर्वसम्मति से कृत्रिम एआई द्वारा निर्मित माना गया। दूसरे चंद्र महीने के दूसरे दिन जब ड्रैगन अपना सिर उठाता है, यांगजी नदी में एक मछुआरे ने सिर पर नुकीले सींगों वाला एक विशाल अजगर पकड़ा। दुर्भाग्य से उसकी डोर टूट गई। वीडियो 2.5 घंटे तक ऑनलाइन वायरल रहा, जिसके बाद उसे तुरंत हटा दिया गया। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था और इसमें शामिल व्यक्ति ने भी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बनाया गया एक नाटक था।
5वें चंद्र महीने के 5वें दिन तक लोगों को यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लोगों की दृष्टि में अधिक से अधिक विशालकाय जानवर दिखाई देने लगे थे और पारिस्थितिक वातावरण भी लगातार बेहतर होता जा रहा था। अब मछुआरों द्वारा बड़ी मछली पकड़ने की संभावना अविश्वसनीय रूप से अधिक है। वे पहले 6+4 का उपयोग करते थे, लेकिन अब वे सभी साइज 5 की बुनी हुई लाइन का उपयोग करने लगे हैं। इस साल धरती कुछ गड़बड़ सी लग रही है ना? इस असामान्य स्थिति के बीच चेन यांग ने पहले ही चुपचाप कुछ लोगों से संपर्क कर लिया था और अपनी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था। इसलिए हाल के रुझान का लाभ उठाते हुए अधिकारियों ने विदेशों में रहने वाले नागरिकों से देश लौटने का आह्वान करना शुरू कर दिया। कई ऐसे लोग जो गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में एकांत में रह रहे थे, जिनमें से कुछ ने पिछले साल से ही आधारभूत स्थापना प्राप्त कर ली थी, उन्हें एक गुप्त बैठक शुरू करने के लिए सीधे शीजिंग बुलाया गया। 18 सितंबर। यह दिन चीनी राष्ट्र के लिए बेहद दर्दनाक दिन था और आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के संबंध में घरेलू तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। उस समय विदेशों में भी कभी-कभार अलौकिक प्राणियों द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं होती थीं। लेकिन ये तो बस बड़े शरीर वाले जानवर थे। आधुनिक थर्मल हथियार प्रणाली के तहत वे कोई खतरा नहीं थे, इसलिए बहुत से लोगों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ठीक उसी दिन 320 वर्षों से शांत पड़ा माउंट फूजी अचानक दहाड़ उठा और ज्वालामुखी के गड्ढे से लाल रंग का लावा फूट पड़ा। टोक्यो महानगर के सभी लोग इस भयानक ज्वालामुखी लावा को देख सकते थे। हालांकि यह खुशी की घटना माउंट फूजी के विस्फोट के साथ ही समाप्त नहीं हुई। माउंट फूजी का विस्फोट उसके आधार पर संचित ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह बिल्कुल दस्त होने जैसा था। अगर आप सब कुछ उल्टी करके बाहर नहीं निकाल सकते थे, तो स्वाभाविक रूप से उसे नीचे से बाहर निकलना ही पड़ता था। इसलिए भूमिगत क्षेत्र की ओर अधिक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। गोल्जा के पुनर्जीवित होने के समान ही लावा सतह के नीचे बेतहाशा गति करने लगा और टोक्यो तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। गड़गड़ाहट। माउंट फूजी के विस्फोट के 25 सेकंड से भी कम समय के भीतर 10 से अधिक तीव्रता का एक भयानक भूकंप आया। 2.5 मिनट से भी कम समय में पूरा टोक्यो और उसके आसपास के अधिकांश इलाके समुद्र की तलहटी में डूब गए और इस भीषण भूकंप में पूरे साकुरा देश में 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए। शेष 50 मिलियन से अधिक लोग भी लगभग बेघर होने की स्थिति में थे। महज कुछ ही मिनटों में पूरे साकुरा देश में लगभग सब कुछ ध्वस्त हो गया। इस भयावह भूकंप ने, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने में सक्षम था, स्वाभाविक रूप से एक विशाल सुनामी भी उत्पन्न की। हालांकि सुनामी उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर फैल गई, लेकिन इसका पश्चिम की ओर बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल घरेलू स्तर पर भूकंप के बाद के किसी भी झटके को महसूस नहीं किया गया और क्योंकि साकुरा देश लगभग पलक झपकते ही ढह गया, इसलिए वहां के नागरिकों को शाम 7 बजे तक इस सब के बारे में पता नहीं चला। आज की प्रमुख समाचार सुर्खियां इस प्रकार हैं। साकुरा काउंटी में स्थित माउंट फूजी में सुबह 10:20 बजे विस्फोट हुआ, जिससे रिक्टर स्केल पर 10.0 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया। आंकड़ों के अनुसार इस भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण साकुरा काउंटी में 7 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आज रात चेन यांग को नींद नहीं आई। हर जगह आतिशबाजी हो रही थी। चेन यांग को ऐसा लगा जैसे जियांगचेंग ने आतिशबाजी करने के लिए दुनिया भर के सारे पटाखे निकाल लिए हों। इसका परिणाम यह हुआ कि जियांगचेंग में जंगलों, झीलों और यहां तक कि यांगजी नदी के पास रहने वाले जानवर, जो भूत बनने की कगार पर थे, इतने भयभीत हो गए कि वे पूरी रात बाहर नहीं निकले। पफ! अब मैं न्यान राक्षस को समझ सकता हूं। चेन यांग ने इन छोटे जानवरों को देखा जो अपना सिर पकड़े हुए कांप रहे थे और हिले डुलने से डर रहे थे, और वह हंसते हंसते मरते मरते बचा। इसी बीच जियाओ यांग चुपचाप साकुरा देश के ऊपर पहुंच गई थी और यह देखने की तैयारी कर रही थी कि क्या वहां कुछ मजेदार है। तभी एक और आकृति बगल से उड़ती हुई आई। जियाओ यांग ने अपना सिर घुमाकर देखा तो वह तुड़ा था। यो! अपनी पत्नी को गले न लगाना और आधी रात को सोना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ यांग ने तुड़ो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। नमस्ते। एक पत्नी किसी शो को देखने जितनी दिलचस्प कैसे हो सकती है? तुम दूसरी दुनिया से आए हो, इसलिए शायद तुम्हें हमारी दुनिया के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी न हो। चीनी लोग, हमें यह द्वीप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टुडू ने कहा। मुझे पता है। क्या आपने यह नहीं लिखा था कि मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ? शाओ यांग ने कंधे उचका दिए। थप्पड़। टुडू ने अपना माथा जोर से थपथपाया। मेरी तरफ देखो। मैं तो खुद ही भूल गया कि मैंने क्या लिखा था। हा। टुडू ने शर्माते हुए हंस दिया। वैसे आप इस किताब का अंत कैसे लिखने की योजना बना रहे हैं? क्या सबसे बड़ा खलनायक अभी भी स्वर्ग का दुष्ट देवता है? शाओ यांग ने पूछा। इस पुस्तक में मैं नायक को सीधे स्वर्गीय दुष्ट ईश्वर के पुनरुत्थान बीज के रूप में लिखने की योजना बना रहा हूँ। अंत में नायक प्रेम या किसी अन्य माध्यम से स्वयं ही स्वर्गीय दुष्ट देवता के पुनरुत्थान के बीज को नष्ट कर देगा। टुडू ने गर्व से कहा। हम ये तो बिल्कुल तुम्हारे द्वारा लिखी गई कहानी जैसी लग रही है। भाई यांग को पहले से ही पता था कि तुम इसे इसी तरह लिखने वाले हो। शाओ यांग ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने अभी तक विश्व दृष्टि भी नहीं बनाई है और आप लोगों ने तो कारण और परिणाम को पहले ही उलट दिया है। टुडू ने कहते हुए कहा। बड़ी बात क्या है? तुम दुनिया के रचयिता नहीं हो, तुम ही दुनिया के रिकॉर्डर हो। शाओ यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हा। वह जगह दिलचस्प है। मैं वापस जाकर इस पर विचार करूंगा। टुडू जोर से हंसी और फिर दोनों ने साथ मिलकर मजा देखा और बीच बीच में कुछ पीड़ित लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए आगे आए। साकुरा देश के विनाश ने आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के युग की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। 19 सितंबर को सुबह 9 बजे देश ने घोषणा की कि पूरा राष्ट्र एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। देश भर के स्कूलों ने कृषि पाठ्यक्रम शुरू किए। इस दुनिया में अधिकांश कृषि तकनीकों के लिए योग्यता की कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए पहले की तरह सेना से परीक्षण करने के बजाय उनकी जांच केवल राष्ट्रव्यापी स्तर पर ही की जा सकती थी। सौभाग्य से वे सभी जानते थे कि महान देवता चेन यांग इस समय शहर में सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे, इसलिए साधना का अभ्यास करने वाले कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अनियंत्रित होकर कानून नहीं तोड़ेंगे। और जिन युवाओं को इस बात का पता चला, वे इतने खुश हुए कि वे लगभग इमारत से कूदने ही वाले थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने 9 yin मैनुअल या ताओ ते चिंग जैसी चीजों के अनुसार साधना करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन बहुत से लोग 1 महीने से अधिक समय तक इसे जारी नहीं रख सके। इसका कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के दिन से जैसे ही देश ने आध्यात्मिक जड़ों, योग्यता के परीक्षण और साधना तकनीकों के वितरण को एकीकृत करना शुरू किया, कुछ प्रतिभाशाली लोग लगभग तुरंत ही आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हो गए। कम प्रतिभा वाले कुछ लोग भी 2 दिनों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। सचमुच एक नए युग का आगमन हो चुका था। समय बीतने के साथ साथ 2.5 साल और बीत गए। इन 2.5 वर्षों के दौरान चेन यांग ने पृथ्वी पर एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया। जल्द ही स्नातक की डिग्री का समय नजदीक आ रहा था। उस दिन चेन यांग शियाओ यीशियांग को विद्यालय के पुस्तकालय में साधना से संबंधित पुस्तकालय के संग्रह में हुए नवीनतम परिवर्तनों को दिखाने के लिए ले गया। चारों ओर छानबीन करने के बाद उसने पाया कि लगभग सब कुछ पूरा हो चुका था, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा करना बाकी था। चेन यांग ने बाद में उच्च अधिकारियों से बात करने की तैयारी की। खेती से संबंधित इनमें से कुछ सामग्री देश द्वारा संकलित की गई थी और कुछ चेन यांग द्वारा प्रदान की गई थी। असल में वे मानव अमरता के स्तर से नीचे की चीजें थीं। चेन यांग के लिए वे कीमती वस्तुएं नहीं थीं। पति, आपने एक युग का सृजन किया है ना? शाओ यीशियांग ने चेन यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इस युग का निर्माण हम सभी ने मिलकर किया। मैं तो बस आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संवाहक हूँ। चेन यांग मुस्कुराई, फिर शियाओ यीशियांग को खिड़की के पास बैठने के लिए ले गई। लगभग आधे घंटे बाद जियाओ यीशियांग उठी और बोली कि वह 2 ड्रिंक्स खरीदने जा रही है। चेन यांग ने उसे नहीं रोका और उसे जाने दिया।
इन वर्षों में उन्होंने आम लोगों की तरह जीने की कोशिश की थी। खाने और सोने के अलावा वे मूल रूप से आम लोगों से अलग नहीं थे। वरिष्ठ शाओ यीशियांग के जाने के 1 मिनट से भी कम समय के भीतर एक लड़की जिसने मिनीस्कर्ट, काले रेशमी मोजे, ऊपरी शरीर पर एक सफेद कमीज और लंबे लहराते बाल पहन रखे थे, चेन यांग के पास आई, बैठ गई और एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। चेन यांग ने कुछ नहीं कहा, बस उदासीनता से उसकी ओर देखा। यह लड़की बहुत ज्यादा मेकअप में थी, यहाँ तक कि उस सीनियर जितनी खूबसूरत भी नहीं थी जिसके साथ वह कभी साइकिल चलाया करता था। इसके अलावा पिछले कुछ 100 वर्षों से वह जो कुछ भी खा रहा था वह सब स्वादिष्ट व्यंजन थे और इस तरह का। वरिष्ठ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। लड़की ने चेन यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कई लड़कियां मुझे देखकर यही कहती हैं। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? लड़की ने अचानक कहा। हम? चेन यांग ने असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखा। हालांकि यह सच था कि वह आकर्षक था, लेकिन इस युग में क्या उन्हें पहले डेटिंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? शादी की बात इतनी जल्दी क्यों? चेन यांग ने भौहें चढ़ाकर देखा, फिर अचानक उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। तो बात ऐसी है। लड़की ने चेन यांग को मुस्कुराते हुए देखा और सोचा कि वह भावुक हो गया है, इसलिए उसने चेन यांग का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वरिष्ठ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि आज जिस पहले लड़के से मैं मिलूंगी वही मेरा जीवनसाथी होगा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया। लड़की स्नेहपूर्वक बोलती रही। चेन यांग ने लड़की की कलाई पकड़ी और शरारती मुस्कान के साथ कहा, ओह, क्या मतलब है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम तुरंत तलाक लेना चाहती हो? यह सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई और हकलाते हुए बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा से विवाह अनुबंधों के प्रति वफादार रही हूँ। चेन यांग मुस्कुराया, तो तुम मेरी साधना का आधा हिस्सा कैसे बांटोगे? यह सुनकर लड़की के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। चले जाओ। चेन यांग चिल्लाया और लड़की की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा किया। अचानक एक रहस्यमय रोशनी बिखेरता हुआ जेड का पेंडेंट सीधे चेन यांग ने पकड़ लिया। मुझे वापस दे दो। तुम इसे मुझे वापस दे दो। लड़की चीख पड़ी, लेकिन चेन यांग का हाथ उसे मजबूती से पकड़े हुए था, वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। महज एक उच्च श्रेणी, तुमने राक्षसी कलाकृति हासिल कर ली है और तुम इस सम्राट की साधना को भंग करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? हाँ। चेन यांग ने ठंडी सांस ली और अपनी सारी स्वर्णिम अमर साधना उस राक्षसी कलाकृति में झोंक दी। हे प्रभु, मेरी जान बख्श दो। हे प्रभु, मेरी जान बख्श दो। यह नन्हा बच्चा अंधा था, उसकी आंखें नहीं थीं। हे प्रभु, इस नन्हे बच्चे की जान बख्श दो। अचानक उस राक्षसी कलाकृति ने मानवीय भाषा में बोलना शुरू कर दिया, उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। मैं यह देखना चाहता हूं कि इस सम्राट के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है। यह कहते ही चेन यांग की सत्य दर्शन करने वाली सुनहरी पुतलियां उसकी आंखों में फैल गईं और उसने झूठ को भेद दिया। सत्य दर्शन करने वाली सुनहरी पुतलियों के सक्रिय होते ही चेन यांग के सामने सभी भ्रमों के छिपने की कोई जगह नहीं बची और चेन यांग के सामने मौजूद इस जादुई कलाकृति का असली स्वरूप भी पूरी तरह से उजागर हो गया। तो बात कुछ इस तरह है। चेन यांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर सामने खड़ी लड़की को चंचल भाव से देखा। इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं धरती पर सबसे ताकतवर इंसान हूं, फिर भी तुम मुझे बहकाने की हिम्मत कर रहे हो। चेन यांग वास्तव में आधुनिक युवाओं, विशेषकर इस प्रकार की महिलाओं की सोच प्रक्रिया को नहीं समझ पाती थी। क्या उन्हें सचमुच लगता था कि सिर्फ महिला होने के नाते वे अजय हैं? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं आता। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कोई आकर मदद करो। कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मदद करना। लड़की ने चेन यांग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी पहले की कोमल और प्यारी आवाज अचानक तीखी और कर्कश हो गई। चेन यांग ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की और लड़की को पुस्तकालय में चीखने दिया। जल्द ही कुछ छात्र जो इस रोमांच को देखने के शौकीन थे वहां जमा हो गए। हालांकि जब इन लोगों ने चेन यांग के हाथ में काली ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला ठंडा जेड पेंडेंट देखा तो वे सभी अवचेतन रूप से 2.5 कदम पीछे हट गए। इसका कोई उपाय नहीं था, वह जेड का पेंडेंट देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे यह जेड का पेंडेंट उस लड़के का हो या उस लड़की का जो बेतुकी बातें चिल्ला रही थी, यह उन छोटे बच्चों के बस की बात नहीं थी जो अभी सिर्फ शुरुआती स्तर पर ही थे। इसलिए मामले के परिणाम जानने से पहले सावधानी बरतना बेहतर था। हालांकि जियांगचिंग विश्वविद्यालय ने पिछले 2 वर्षों में अपनी प्रवेश परीक्षाओं में कल्टीवेट स्कोर को शामिल करना शुरू कर दिया था, फिर भी सांस्कृतिक विषयों का अनुपात काफी अधिक था। जियांगचिंग विश्वविद्यालय में दाखिला पाने वाले बहुत कम लोग ऐसे थे जिनकी बुद्धि कमजोर थी। अपने आप को देखो, फिर से इतनी जल्दी में। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? या क्या आप जानते हैं कि इस चीज का इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाना अपने आप में एक गंभीर अपराध है? चेन यांग ने लड़की की ओर देखते हुए भी अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी और बात की। यह चीज साफ तौर पर तुम्हारी है, इससे मेरा क्या लेना देना है? मुझे कुछ नहीं आता। छात्रों, इस विकृत व्यक्ति ने देखा कि मैं सुंदर हूं और जब उसने मुझे वहां से गुजरते देखा तो वह मेरा हाथ खींचने आया और ऐसी बातें कहने लगा जो मुझे समझ नहीं आई। कृपया जल्दी करो और शिक्षक को उसकी सूचना दो, मुझे बचाओ। लड़की ने शो देख रहे छात्रों की ओर मुड़कर देखा, जिससे उसके चेहरे पर दयनीय भाव प्रकट हुए। इतना ही नहीं, लड़की की ऑनलाइन उपस्थिति, बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रोने और समाज में चल रही मौजूदा आम घटना को देखते हुए कुछ लोगों ने वास्तव में उसकी बात पर विश्वास कर लिया। हालांकि जैसे ही कोई चुपचाप अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन करने और शिक्षक को सूचित करने की तैयारी कर रहा था, सफेद पोशाक पहने और दूध वाली चाय के 2 कप लिए हुए शियाओ यीशियान चेन यांग के बगल से चलकर आई और अपने सामने के दृश्य को उत्सुकता से देखने लगी। क्या हुआ पतिदेव? तुरंत ही जो छात्र पुलिस को फोन करने और शिक्षक को रिपोर्ट करने का इरादा रखते थे वे रुक गए। कारण भी बहुत सरल था। जैसे ही शियाओ यीशियान प्रकट हुई, वहां मौजूद लड़कियों की भीड़ को तुरंत अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई। उस अलौकिक लड़की ने उस बेहद खूबसूरत आदमी को अपना पति कहा। क्या वह भला तुम्हें पसंद कर सकता है जो बहुत ज्यादा मेकअप की हुई, टेढ़ी मेढ़ी तरबूज जैसी या टूटी फूटी खजूर जैसी हो? यह देखो। चेन यांग ने हाथ छोड़ दिया और जादुई शक्ति से समर्थित जेड पेंडेंट हवा में तैरने लगा। यह देखकर जियाओ यीशियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसकी आभा स्वर्ग एक दुष्ट देवता से भी कमजोर नहीं है। चेन यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, एक छोटा शैतान बच्चा एक मूर्ख का इस्तेमाल कर रहा है जो एक ही कदम में आसमान तक पहुंचना चाहता है। जियाओ यीशियान हैरान होकर फिर से पूछा, यह जेड पेंडेंट एक निश्चित अनुबंध समाप्त होने के बाद अनुबंधित व्यक्ति की साधना का आधा हिस्सा विभाजित कर सकता है और इस मूर्ख के हाथों में जेड का लटकन उसके दिल की बात पढ़ लेता है और उसे यह प्रभाव देता है कि वह केवल तलाक देकर दूसरे व्यक्ति की साधना का आधा हिस्सा बांट सकती है। नतीजा तो आपने देख ही लिया। तुम्हारा पति यही बैठा था और उसे मुझ पर मोहित हो गई, फिर वह मेरी खेती में धांधली करने के लिए आ गई। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए समझाया। पफ, दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ सचमुच सब कुछ मौजूद है। मुझे पहले लगा था कि ये चीजें सिर्फ लघु नाटकों में ही देखी जा सकती हैं। शाओ यीशियान ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप मेरी बदनामी कर रहे हैं। यह बात तो साफ तौर पर तुमने ही सामने लाई है। मुझे लगता है कि तुम एक दुष्ट साधक हो। छात्रों, जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ, यह आदमी निश्चित रूप से एक दुष्ट साधक है। ये दोनों मिलीभगत कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल में घुसपैठ की, शायद सिर्फ हम जैसी खुशबूदार और कोमल छात्राओं के लिए। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाई, बेवकूफ। चेन यांग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह सम्राट देखता है कि तुम पहले ही अपने कनिष्ठ वर्ष में हो, लगभग वरिष्ठ वर्ष में पहुंचने वाले हो। जियांगचिंग विश्वविद्यालय देश के उन पहले विश्वविद्यालयों में से एक है जिन्होंने कल्टीवेट पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।
आपके बैच के कनिष्ठ छात्र अब कम से कम ची शोधन के 8वें स्तर पर हैं और तुम अभी तो ची रिफाइनिंग के 30वें स्तर पर ही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी पहुंच से बाहर है और प्रगति करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के 3 साल बाद भी आप इस स्थिति में कैसे हो सकते हैं? यह तो सरासर हास्यास्पद है। चेन यांग ने व्यंग्य करते हुए कहा। पति, मैंने पाया कि पृथ्वी पर इतने लंबे समय तक रहने के बाद आपका स्वभाव वास्तव में बदल गया है। जब तुम पहली बार पृथ्वी पर लौटे थे तब तुम ऐसे नहीं थे। मैंने काइलिन से सुना है कि किसी ने तुम्हें नाराज किया या कहा कि तुम चंचल और बेफा हो तो तुमने उस व्यक्ति का अस्तित्व ही पृथ्वी से मिटा दिया। आजकल उससे इतनी बातें करने का क्या फायदा? शाओ यीशियान ने चेन यांग को खींचा और अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा है? क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी? चेन यांग ने अपना सिर खुजाया, फिर आसपास के कॉलेज के छात्रों को स्पष्ट और भूरी आंखों से देखा और बाकी लोग मानो दिव्य ग्रंथों को सुन रहे थे और उन्हें चेन यांग और शियाओ यीशियान की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आना, आप ही बताइए, क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी? चेन यांग ने लेकर की जर्सी पहने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। वरिष्ठ महोदय, मुझे नहीं पता। लड़के ने सावधानी से अपना सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं? चेन यांग ने एक बार फिर हाई स्कूल की वर्दी पहने एक लड़की की ओर इशारा किया। इस लड़की ने अपने बालों को साधारण ढंग से बांध रखा था, वह थोड़ी कुपोषित लग रही थी और उसकी साधना का स्तर भी बहुत कम था, केवल ची शोधन के 5वें स्तर पर। लेकिन फिर भी यह अभी मेकअप से लदी उस छोटी आवारा लड़की से कहीं बेहतर थी। वरिष्ठ, लगता है तुमने बहुत सारे अर्थहीन शब्द कह दिए हैं। लड़की ने झिझकते हुए चेन यांग की ओर देखा और कहा। क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जीवन ने लोगों की इच्छा शक्ति को सचमुच कमजोर कर दिया है। चूंकि ऐसा ही है। चेन यांग के बोलने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और उंगलियां चटकाईं। आह! लड़की ने तुरंत चीख मारी और उसके आसपास मौजूद लोग भी पीले पड़ गए। यह देखकर लड़की के पैरों पर बैंगनी रंग की लपटों का एक समूह उठा और धीरे-धीरे जलने लगा। लड़की ने उसे थपथपाने पाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी अव्यवहारिक शक्ति का जबरदस्ती इस्तेमाल करते हुए अपनी कम कुशल जलगेंद तकनीक का प्रदर्शन किया, लेकिन पानी भी आग को बुझाने में सक्षम नहीं था। अपनी मेहनत व्यर्थ मत करो। भले ही कोई महान एकता स्वर्ण अमर भी आ जाए, इन ज्वालाओं को बुझाया नहीं जा सकता। बस यही रहो और अपनी मौत का आनंद लो। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था। ये लपटें पूरे 3 दिन और 3 रात तक जल सकती हैं। और अगर तुम अपने पैर भी काट दोगे तो भी जलन जारी रहेगी और तुम्हारा दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जब कटे हुए पैर जल जाएंगे तो जलन तुम्हारे कटे हुए पैरों की जड़ से शुरू होगी और तब तक जलती रहेगी जब तक कि वह तुम्हारे दिमाग को भी न जला दे। चेन यांग ने लड़की को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन दूसरों को वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था। सही। एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। आत्महत्या करने के बारे में मत सोचो। यह ज्वाला इस सम्राट की जीवनबद्ध ज्वाला है जिसमें जीवित आत्मा ज्वाला की शक्ति समाहित है। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम मर भी नहीं सकते। बोलने के बाद चेन यांग ने बाकी लोगों की तरफ देखा। ठीक है, आप सब जा सकते हैं। ऊपर से लोग जल्द ही यहाँ आकर कब्जा कर लेंगे। इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काम खत्म करने के बाद चेन यांग ने एक संदेश भेजा। कृषि प्रशासन की जियांगजिंग शाखा के निदेशक तुरंत चौंक गए, जल्दी से कार्यालय से गायब हो गए और कुछ ही सेकंड में यहाँ पहुंच गए। और इस समय तक चेन यांग और शियाओ यीशियान काफी पहले ही जियांगजिंग पुस्तकालय से जा चुके थे। अंतरिक्ष, ओरियन आर्म, टीका का गृहनगर। चेन यांग और शियाओ यीशियान पलक झपकते ही यहाँ प्रकट हुए और शियाओ यान भारी जवान रूलर लहराते हुए काले धुएं से ढके लंबे लहराते बालों वाले एक व्यक्ति से लड़ रही थी। भाई यांग, यह लड़का काफी तेज दौड़ता है। मैंने उसका पीछा करते हुए उसे यहाँ तक पहुंचाया, लगभग उसे भागने ही दिया। शाओ यान ने बिना सिर घुमाए चेन यांग से कहा। आप दोनों जब संभव हो तो दूसरों को क्षमा करें। यह आदरणीय व्यक्ति भी मान सम्मान की परवाह करने वाला व्यक्ति है। अगर आप दोनों मुझे आज जाने दें तो यह उपकार यह पूज्य व्यक्ति निश्चित रूप से याद रखेगा। कैसा रहेगा? उस आदमी ने चेन यांग और शियाओ यान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया। हास्यास्पद, तुम पहले ही अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर चुके हो। अगर यह सम्राट तुम्हें जाने देता है तो जब मैं वापस जाऊंगा तो क्या वे लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? यदि तुम समझदार हो तो अपनी साधना को ही नष्ट कर दो, वरना यह सम्राट तुम्हें एक लाश के रूप में छोड़ सकता है। शाओ यान ने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर के चारों ओर 36 अग्निकमल प्रकट हुए, जिनमें से सभी से भयानक आभा निकल रही थी। आप, यह किस प्रकार का अग्निकमल है? उस व्यक्ति ने सदमे भरे चेहरे के साथ शियाओ यान की ओर देखा। क्या इससे आपका कोई लेना देना है? आपको बस इतना जानना है कि यह अग्निकमल आपको मार सकता है और यही काफी है। बोलने के बाद जियाओ यान ने 36 अग्निकमल फेंके जो सीधे उस आदमी की ओर बढ़ रहे थे। धत तेरी की, यह पूजनीय व्यक्ति भी बचपन में कभी नहीं डरे थे। मेरे 10,000 आत्माओं वाले ध्वज को देखो। यह कहते हुए उस व्यक्ति ने एक काला झंडा निकाला जिससे और भी अधिक काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही उसने उसे लहराया, उसमें से अनगिनत भयंकर भूत निकल आए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली भूत ताई स्वर्ण अमर तक पहुंच गया। क्षेत्र, मेरे सामने अपनी तुच्छ प्रतिभा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? शाओ यान ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये आदमी अपने सामने सोल्स के साथ खेल रहा है। क्या उसे यह नहीं पता था कि वह वही व्यक्ति था जो सोल हॉल का हॉल मास्टर रह चुका था और अभी भी हूं कबीले का मुखिया था? इसके अलावा वर्तमान में जिन सम्राट ज्वालाओं में उसने महारत हासिल कर ली थी, उनमें से पतित हृदय ज्वाला का गुण विशेष रूप से आत्मा शरीरों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। हे, आप गलती से इस हॉल के मुखौटे से टकरा गए हैं। जियाओ यान ने एक भयावह हंसी हंसी। यह बहुत स्पष्ट था कि सोल हॉल के हॉल मास्टर का व्यक्तित्व सक्रिय हो गया था। इस दृश्य को एक तरफ से देख रही चेन यांग के होठों के कोने पल भर में फड़कने लगे। महान, यह शाओ यान तो खेलने की आदी भी होती जा रही थी। ध्यान से, नाली में मत गिरना। चेन यांग ने उन्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर यह 2.5 दिन पहले की बात होती तो शायद मैं पलट जाता। लेकिन अब मैंने ग्रैंड यूनिटी दाव फ्रूट को सफलतापूर्वक संग्रहित कर लिया है और ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल की उपाधि प्राप्त कर ली है। क्षेत्र, जब तक मेरे सामने वाला यह व्यक्ति ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल के प्रारंभिक चरण को पार नहीं कर लेता, तब तक। हे। मुख्य पात्र के रूप में जियाओ यान में अपने साथियों के बीच अजय होने का एक रहस्यमय आत्मविश्वास था। एक मामूली सहायक किरदार इस हॉल मास्टर के सामने दृष्टता दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम कमाल हो। आप जारी रखें। चेन यांग ने कंधे उचकाए और हाथ हिलाकर पृथ्वी से सभी को सीधे अपने पास बुला लिया। मुख्य उद्देश्य मौके पर ही शो देखना था। और जियाओ यान की तरफ एक के बाद एक अग्निकमल शैतान के सिर के सामने की ओर दौड़ते हुए फट पड़े। 10,000 आत्माओं के बैनर पर भरोसा करते हुए डेविल हेड बड़ी मुश्किल से सभी विस्फोटों को रोकने में कामयाब रहा। हा, यह कैसी घटिया लौ है जो इस पूजनीय व्यक्ति के सामने आने की हिम्मत कर रही है। हम ठीक उसी समय जब शैतान का सिर बेतहाशा हंस रहा था, विस्फोटित अग्निकमलों से बची हुई ज्वालाएं एक एक करके 10,000 आत्माओं के ध्वज से टकराईं और फिर जलने लगीं। असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरा 10,000 आत्माओं वाला बैनर एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति है। तुम्हारी ज्वाला मेरे 10,000 आत्माओं वाले ध्वज को कैसे जला सकती है? शैतान के सिर ने गुस्से से चिल्लाया। क्या तुमने नहीं सुना? सभी चीजों की अपनी परस्पर उत्पत्ति और बंधन होते हैं। आज अपने 10,000 आत्माओं के ध्वज को इतिहास बना दो। सम्राट ज्वाला आकाश में फैल जाती है। शाओ यान ने अपने हाथों को आपस में फंसाया और तुरंत ही हस्त मुद्राएं बन गईं।
पल भर में वे लाल रंग की ज्वालाएं लाल रंग के अग्नि कमलों में परिवर्तित हो गईं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कर्म कर्म अग्नि लाल कमल, वह कैसे संभव है? आप एक महान एकता स्वर्ण अमर कर्म अग्नि लाल कमल को कैसे धारण कर सकते हैं? शैतान के सिर ने भयभीत होकर कहा, मैंने और भी बहुत कुछ में महारत हासिल कर ली है, लेकिन आपको इसका पता अगले जन्म में ही चलेगा। बोलने के बाद अनगिनत लाल कमल फट पड़े, जिससे 10,000 आत्माओं का ध्वज पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पफ! शैतान के सिर ने मुंह भरकर काला खून थूका और उसकी पूरी आभा पल भर में ही अत्यंत विक्षिप्त हो गई। अब भी हार नहीं मान रहे? शाओ यान ने जोर से चिल्लाया। हा 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 हा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पूजनीय व्यक्ति अपना आधा जीवन त्याग देगा। अनगिनत मुसीबतों से गुजरने और आखिरकार पृथ्वी पर लौटने के बाद भी मैं ऐसी स्थिति में फंस गया। दुखद, सचमुच दुखद। शैतान के सिर ने जोर से चिल्लाया। ओह, क्या आप भी पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं? शाओ यान ने शैतान के सिर की ओर देखा और संदेह से पूछा। भी? क्या आप भी उनमें से एक हैं? शैतान के सिर ने शंका से भरे चेहरे से शाओ यान की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको यह पता न हो कि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा का वर्तमान पुनरुत्थान मेरे और भाई यांग और अन्य लोगों के प्रयासों से हुआ है? शाओ यान ने अपनी आंखें घुमाई। वैसे मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। यह 10 साल से भी अधिक पहले की बात है, जब मैं विमान से अपने देश वापस आ रहा था, तो विमान हम सभी को एक अजीब दुनिया में ले गया। वहां मैंने करोड़ों वर्ष बिताए और अंततः दानव पूजनीय स्तर तक साधना की, जो कि महान एकता स्वर्ण अमर है क्षेत्र। नतीजतन मुझे उम्मीद नहीं थी कि धरती पर इतने ताकतवर लोग भी होंगे। दानव पूज्य ने कहा। तो फिर तुमने इस सम्राट के खिलाफ साजिश क्यों रची? चेन यांग ने दानव पूज्य की ओर देखा और हल्के से पूछा। यह मेरे लिए बताना मुश्किल है। दानव पूज्य ने अपना सिर हिलाया और पीले चेहरे के साथ कहा। ऐसा लगता है कि कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति इस सम्राट के खिलाफ साजिश रच रहा है। चेन यांग ने ठंडी सांस ली और उस दानव पूज्य ने कुछ नहीं कहा, जाहिर तौर पर यह स्वीकार करते हुए। जियो यान, लगता है हमें अपना सामान पैक करके पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है धरती पर सेवानिवृत्ति के दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। चेन यांग ने आह भरी और कहा। कोई बात नहीं भाई यांग, आप जहां भी जाने को कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। शाओ यान खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जहां तक तुम्हारी बात है। चेन यांग ने शैतान के सिर की ओर देखा, अपना हाथ हिलाया और किंग पिंग तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। किंग पिंग तलवार, आप, तुम टोंग हो। आह! इससे पहले कि डेविल हेड अपनी बात पूरी कर पाता, उसके शरीर पर राक्षसी आग की एक लपट उठी, जो उसे जलाकर मार डालने के लिए तैयार थी। इस सम्राट के सामने आग से खेलना, पता नहीं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। शाओ यान ने ठंडी सांस ली और अपने हाथों से मुद्राएं बनाई, जो दूसरे व्यक्ति पर राक्षसी अग्नि को नियंत्रित करने के लिए तैयार थी। हालांकि जियाओ यान ने इसे केवल एक क्षण के लिए ही नियंत्रित किया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह दूसरे व्यक्ति पर मौजूद राक्षसी अग्नि को नियंत्रित नहीं कर सकता। भाई यांग, शाओ यान ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाकर चेन यांग की ओर देखा। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है। तथापि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी हो, मुझे जाने के बाद पता चल जाएगा। बोलने के बाद चेन यांग ने अपनी तलवार नीचे की और दूसरे व्यक्ति को मार डाला। इस दानव सम्राट को पराजित करने के बाद चेन यांग और अन्य लोग पृथ्वी पर लौट आए। जैसे ही चेन यांग और अन्य लोग पृथ्वी पर लौटे, अचानक उनका फोन बज उठा। उसने जांच करने के लिए उसे बाहर निकाला और वह जियांग बी प्रांत के संवर्धन मामलों के प्रशासन ब्यूरो के निदेशक थे। नियमों के अनुसार यह व्यक्ति स्वर्ण कोर के प्रारंभिक चरण का साधक होना चाहिए। वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के बाद से इन कुछ वर्षों में आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति का अनुसरण करने वाले पृथ्वी पर मौजूद विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। जिनकी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से अधिक थी, वे या तो प्रतिभाओं में भी असाधारण प्रतिभा थे या उन्होंने कई स्तरों की परीक्षाओं को पास करने और चेन यांग की औषधीय गोली का सेवन करने के बाद अपनी ताकत को इस स्तर तक बढ़ाया था। यह स्पष्ट था कि जियांग बी प्रांत के कृषि मामलों के प्रशासन ब्यूरो की इस निदेशक के पास इस स्तर की शक्ति केवल इसलिए थी क्योंकि उसने चेन यांग की औषधीय गोली का सेवन किया था। श्रीमान चेन यांग, आज तुमने जो किया वह बहुत गलत था। वह महज एक महिला विश्वविद्यालय की छात्रा थी, मामूली सजा ही काफी होती। तुमने उसे क्यों मारा और इतने क्रूर तरीके से? फोन से एक तीखी महिला की आवाज सुनाई दी। हाँ, यह महिला क्यों है? चेन यांग ने भ्रमित होकर अपना सिर घुमाकर शाओ यान की ओर देखा, उसे संदेह था कि उसने गलत सुना है। लेकिन फोन पर मिला संदेश सही था, यह वास्तव में जियांग बी प्रांत के कृषि मामलों के प्रशासन ब्यूरो के निदेशक के नाम के अक्षरों की श्रृंखला थी। भाई यांग, मैं इसे संभाल लूंगा। शाओ यान ने जल्दी से कुछ कहा, लेकिन चेन यांग ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। छोड़ो इसे, मैं कर दूंगा। चेन यांग ने अपना सिर हिलाया और फिर जवाब देने के लिए फोन उठाया। सबसे पहले तो आपके स्तर के निर्देशक को सम्राट पर सवाल उठाने की कोई योग्यता नहीं है। दूसरा, मुझे याद है कि मुझे ड्रैगन कंट्री कल्टीवेशन अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के लोगों को बताना चाहिए था कि प्रत्येक प्रांत में कल्टीवेशन अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के प्रमुखों के पद पुरुषों द्वारा ही भरे जाने चाहिए। तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तुम्हें और झांग नानहाई को मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। चेन यांग ने गहरी आवाज में कहा। श्रीमान चेन यांग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या आप महिलाओं को नीचा समझते हैं या क्या? इस पद तक पहुंचने के लिए मुझे कई स्तरों की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। आप मुझे महज एक वाक्य से सभी की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। फू हानचिंग ने चेन यांग पर पुरानी रणनीति अपनाने की कोशिश की। हे, सम्राट के फरमान को बच्चों का खेल समझना, ऐसा लगता है कि झांग नानहाई को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं जियांग बी प्रांत के कृषि मामलों के प्रशासन ब्यूरो के निदेशक के पद पर रहते हुए आपके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन का जिक्र तक नहीं करूंगा। आज के मामले के संदर्भ में आपको मुझसे सवाल करने की क्या योग्यता है? और आपको मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? तुम खुद को किस तरह का प्राणी समझते हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सम्राट से सवाल कर सकते हैं? तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं पता, तुम्हें मामले की बारीकियों की समझ नहीं है और तुम बस महिला विश्वविद्यालय छात्रा जैसे वाक्यांश का इस्तेमाल कर देते हो। क्या महिला विश्वविद्यालय छात्रा होना कोई जेल से बचने का मुफ्त कार्ड है? क्या कोई महिला विश्वविद्यालय छात्रा कानून की अनदेखी कर सकती है और सही गलत के अंतर को नजरअंदाज कर सकती है? चेन यांग की डांट सुनकर दूसरी तरफ बैठा फू हानचिंग गुस्से से लाल हो गया। चेन यांग, क्या तुम थोड़े और मजबूत नहीं हो? क्या तुम दुनिया की सारी महिलाओं को मार सकते हो? मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, तुम्हारे बेशर्म कृत्यों का पर्दाफाश करूंगा, तुम्हारे बारे में सब कुछ प्रतिबंधित कर दूंगा और तुम्हारे लिए इस समाज में एक कदम भी उठाना असंभव बना दूंगा। फू हानचिंग ने उन्माद में चिल्लाया। तुम वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। चेन यांग अब उससे और बहस नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज बंद होते ही फू हानचिंग को अचानक एहसास हुआ कि वह अब देख नहीं पा रही है। और वह न केवल देख नहीं सकती थी, बल्कि वह अपनी दैवीय चेतना का भी उपयोग नहीं कर सकती थी। क्या हो रहा है? मेरी आंखें, मेरी आंखें और मेरी दैवीय चेतना, मेरी दिव्य चेतना कहाँ है? आह! फू हानचिंग भय से दहाड़ उठा। चेन यांग की बात करें तो उसने तो बहुत पहले ही फोन काट दिया था। ऐसे मूर्ख के लिए तो एक ही अंजाम बाकी था और वो था दर्दनाक मौत। फोन रखने के बाद चेन यांग ने झांग नानहाई को एक और कॉल किया। शिजिंग में कृषि मामलों के सामान्य प्रशासन कार्यालय में झांग नानहाई अपनी महंगी एर्गोनॉमिक कुर्सी पर बैठे थे और चाय का कप उठाकर एक घूंट ले रहे थे। अचानक डेस्क पर रखा वह फोन बज उठा जिससे केवल एक ही व्यक्ति कॉल कर सकता था। रिंग रिंग।
झांग नानहाई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह जल्दी से उठकर सम्मानपूर्वक फोन उठाकर कनेक्ट करने लगे। श्रीमान चेन्यांग। झांग नानहाई, जो आमतौर पर अपने अधीनस्थों पर कभी ध्यान नहीं देता था, अब एक चापलूस की तरह सावधान मुद्रा में खड़ा था और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोल रहा था। झांग नानहाई, वरिष्ठों ने आप पर भरोसा किया और राष्ट्र के कृषि संबंधी मामलों का प्रबंधन आपको सौंप दिया। आप क्या कर रहे हो? तुमने सम्राट के आदेश का उल्लंघन क्यों किया? चेन्यांग ने उसे बेरहमी से फटकारा। यह महाराज, यह कहां से आया है? सम्राट यांग। झांग नानहाई इतना भयभीत था कि वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और भय से भरे चेहरे के साथ बोला। भले ही वे सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन वह जानता था कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद चेन्यांग उसकी वर्तमान स्थिति को अवश्य देख सकता है। जियांगबी प्रांत के कृषि मामलों के प्रशासन ब्यूरो की निदेशक एक महिला क्यों है? इस महिला के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जियांगबी प्रांत में रहता हूं, फिर भी आपने मेरी नाक के नीचे एक महिला को भेजकर मुझे परेशान करवाया। आपका इरादा क्या है? मुझे अभी एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो आपको अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। इन 3 वर्षों में आपके लगन से किए गए काम को देखते हुए मैं केवल दूसरों को चेतावनी देने के लिए आपकी खेती को समाप्त कर रहा हूं और मैं आपके कुत्ते की जान बख्श सकता हूं। चेन्यांग ने उदासीनता से कहा। यह 3। यह सुनकर झांग नानहाई के चेहरे से सेम के आकार की पसीने की बूंदें बहने लगीं। उसे आखिरकार वह वाक्य याद आ गया जो चेन्यांग ने उस समय शीजिंग में हुई बैठक में प्रस्तावित किया था। चेन्यांग के मूल शब्द थे कि 200 वर्षों के भीतर सभी स्तरों पर संवर्धन मामलों के प्रशासन ब्यूरो के प्रमुख पुरुष ही होने चाहिए। हालांकि यह वाक्य संवर्धन मामलों के प्रबंधन कानून में शामिल नहीं किया गया था। आखिरकार यह मामला लैंगिक समानता से जुड़ा था और इसे खुले तौर पर नहीं उठाया जा सकता था। और फू हानचेंग उन चुनिंदा प्रतिभाशाली और चरित्रवान लोगों में से एक था जिन्हें बैठक शुरू होने से पहले ही चुन लिया गया था। इसके अलावा जब साधना प्रशासन ब्यूरो की स्थापना हो रही थी, तब चेन्यांग कई महीनों से अनुपस्थित था। इसलिए झांग नानहाई को अवचेतन रूप से लगा कि चेन्यांग जैसे बड़े व्यक्ति के लिए यह छोटी सी बात बिल्कुल महत्वहीन है, इसलिए उसने यह व्यवस्था की। हालांकि उन्होंने इस महिला के जियांगबी प्रांत जाने की व्यवस्था नहीं की थी। महाराज सम्राट यांग, मैं गलत था। यह मेरी लापरवाही थी, मैंने आपके आदेश की अवहेलना की। कृपया छोटी फू को बख्श दीजिए, वह सभी आकलन में योग्य है और निश्चित रूप से किसी पुरुष से कमजोर नहीं होगी। झांग नानहाई ने जल्दी से कहा। वह अब भी फू हानचेंग की रक्षा करना चाहता था। अब तुम नदी पार करते हुए मिट्टी के बोधिसत्व की तरह हो, तुम मुश्किल से खुद को बचा पा रहे हो, फिर भी तुम दूसरों की रक्षा करना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। आज इस बेवकूफ औरत ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि मैंने किसी को क्यों मारा। क्या मुझे हत्या करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? क्या मैं वह खुद को किस तरह की इंसान समझती है? चूंकि आपको इस मामले की जानकारी है, इसलिए आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। स्वयं जाकर बड़ों को रिपोर्ट करो और फिर अपनी साधना को समाप्त कर दो। मुझे यह मत बताना कि तुम दोहरे चरित्र वाले हो, अन्यथा मैं तुम्हें बता दूंगा कि न तो मर पाने का और नहीं जी पाने का क्या मतलब होता है। बात खत्म करते ही चेन्यांग ने फोन काट दिया और झांग नानहाई पहले ही जमीन पर ढेर हो गया था, पूरी तरह से निराश। इस मामले को मामूली समझा गया। चेन्यांग ने अपना बिगड़ा हुआ मूड ठीक करने के बाद शाओयान की ओर देखा। शाओयान, जाओ और उस दानव सम्राट से जुड़े सभी लोगों को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि धरती पर कोई भी किसी तरह की परेशानी खड़ी करे। चेन्यांग ने उदासीनता से कहा। समझा। शाओयान ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया था, जब आत्माओं के हॉल में था, तब ये सब उसके लिए बुनियादी काम थे। पति, नाराज मत हो, ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? शाओ यीशियान ने चेन्यांग का हाथ पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाया। अच्छी खबर? कौन सा शुभ समाचार है? चेन्यांग ने असमंजस भरी नजरों से शाओ यीशियान को देखा। हम बहनों ने पिछले कुछ दिनों में छोटी बहन लिंगर पर वैचारिक काम सफलतापूर्वक कर लिया है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? शाओ यीशियान ने थोड़ा शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ चेन्यांग की ओर देखते हुए कहा। ओह! चेन्यांग तुरंत उत्साहित हो गया। कैसा है, अब गुस्सा नहीं आता, है ना? आज रात बस मजे करो। मुझे पता है कि आप आगे कोई गंभीर काम करने वाले हैं। आराम करो और आने वाली चुनौतियों का सामना सर्वोत्तम स्थिति में करो। शाओ यीशियान ने चेन्यांग की ओर देखा और धीरे से कहा। धन्यवाद जियानेर। चेन्यांग ने शाओ यीशियान को गले लगाया और उसके कान में धीरे से कहा। शुभ रात्रि। कुछ अफरा-तफरी के बाद चेन्यांग ने संतुष्टि भरे भाव से शाओ लिंग को गले लगाया। पहली बार इतनी आनंददायक सवारी के बाद वह छोटी लड़की हमेशा थोड़ी शर्मीली रहती थी। लेकिन चेन्यांग कम से कम हुनुआन गोल्डन इमॉर्टल था, भला वह छोटी बच्ची जिसने अभी-अभी संप्रभु क्षेत्र में कदम रखा था, इसे कैसे सहन कर सकती थी? इस समय वह गहरी नींद में सो रही थी। चेन्यांग की बात करें तो कुछ देर तक पुरानी यादों में खोए रहने के बाद उसकी चेतना धीरे-धीरे धुंधली हो गई और वह एक सपने में प्रवेश कर गया। हाँ, क्या मैं फिर से सपना देख रहा हूँ? ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं सपना देखना चाहूँ, तो मुझे कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो नियमों का उल्लंघन करने की संभावना रखते हों, इस तरह मैं सपना देख पाऊंगा। चेन्यांग मुस्कुराया, फिर उसने अपने सपने में दुनिया को चारों ओर देखा। यह कहाँ है? सामने बसे गांव को देखकर चेन्यांग थोड़ा अचंभित था। उसने ऐसा आदिम गांव कितने समय से नहीं देखा था। यह सचमुच ताओयुआनिंग की पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में वर्णित पीच ब्लॉसम स्प्रिंग की याद दिलाता था। रास्ते एक दूसरे को काटते थे और घर व्यवस्थित थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि चेन्यांग की दिव्य चेतना यहाँ केवल 10 मीटर तक ही पहुंच पा रही थी। वैसे तो चेन्यांग की वर्तमान शक्ति से वह कई समानांतर ब्रह्मांडों को कवर कर सकता था, इस छोटे से गांव की तो बात ही छोड़िए। महामहिम के सपने में दखल देने के लिए हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। तभी 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला मुस्कुराते हुए वहां आ गए। बोलने वाला व्यक्ति आगे चल रहा पुरुष था, जिसके शरीर में वैसी ही जलन हो रही थी जैसी शाओयान के शरीर में हो रही थी। तुम तीनों कौन हो? कुछ हद तक आदिम शैली में कपड़े पहने तीनों लोगों को देखकर चेन्यांग के मन में 3 नाम कौंध गए, लेकिन उसने उन्हें आपस में जोड़ने की हिम्मत नहीं की। मैं सुइरेंशी हूँ। यू चाओशी। ज़ीशी। महामहिम नमस्कार। सुइरेंशी और अन्य तीनों ने चेन्यांग की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो ये हैं मानव जाति के 3 पूर्वज। मानव जाति के कनिष्ठ चेन्यांग तीनों पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। चेन्यांग ने भी हाथों को जोड़कर प्रणाम किया और उनका प्रणाम और भी भव्य था। सांस। महामहिम, हमें इतनी बड़ी सलामी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हम मानव पूर्वज हैं, लेकिन हमारी स्थिति आपसे बिल्कुल अलग है। सुइरेंशी और अन्य लोग जल्दी से इधर-उधर हट गए, उन्होंने सलामी स्वीकार करने का साहस नहीं किया। मेरे पिछले जन्म में मैं जो था, उसका इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मैं मानव शरीर में हूँ, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से मानव पूर्वजों को सम्मान देना चाहिए। आप तीनों मेरी ओर से सलाम स्वीकार करें। बोलने के बाद चेन्यांग ने फिर से अभिवादन किया और इस बार तीनों ने हाथ नहीं हटाया, बल्कि सिर हिलाया। आप तीनों ने मुझे यहाँ बुलाया है, क्या कुछ बात करनी है? चेन्यांग को अपने पिछले 2 सपनों की याद आ गई। पहला सपना था अपने माता-पिता और परिवार को पुनर्जीवित करना, जो सचमुच भ्रमपूर्ण था। दूसरा सपना था बैंगनी स्वर्ग महल में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन वह एक सभा जैसा था और सपने में वह किसी को छू भी नहीं सका। लेकिन इस बार वह अपने सामने मौजूद तीनों से संवाद कर सका, जो वाकई दिलचस्प था। सचमुच चर्चा करने लायक कुछ तो है। हालांकि हमें 3 और लोगों के आने का इंतजार करना होगा। सुइरेंशी मुस्कुराई और फिर चेन्यांग को सुनहरी रोशनी से जगमगाते एक लकड़ी के घर में ले गई।
चेन यांग को उस घर से भारी मात्रा में कर्म ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। क्या यह हमारी मानव जाति का पहला घर हो सकता है? चेन यांग ने अपने बगल में बैठे युचाओशी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आप मुझे हंसाते हैं महामहिम। यह वस्तु अब केवल इसी पैतृक भूमि में रह सकती है ताकि मानव जाति के भाग्य को दबा सके। युचाओशी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मानव जाति को ऐसा नहीं होना चाहिए। चेन यांग ने सिर हिलाकर ऐसा कहा, इस मामले में मेरी कही बात मायने नहीं रखती और तुम्हारी कही बात भी मायने नहीं रखती, ऐसा होना ही चाहिए। युचाओशी ने आकाश की ओर इशारा किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तभी मायने रखता है जब वह खुद ऐसा कहे। चेन यांग मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। पिछले जन्म में वह जो था उसका इस जन्म से कोई लेना देना नहीं था। चूंकि वह इस जन्म में मनुष्य है इसलिए उसे मानव पूर्वजों के कल्याण के लिए ही प्रयास करना चाहिए। कुछ ही देर बाद कमरे में सुनहरी रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी और 3 लोग प्रकट हुए जो तीनों पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक भव्य पोशाक पहने हुए थे। फूशी ने साथी दावादी का अभिवादन किया। पर्पल हेवन पैलेस में मौजूद 3000 मेहमानों में से एक होने के नाते और फुक्सी की बहन के मानव पूर्वजों की पवित्र माता नुवा होने के कारण चेन यांग को इस तरह संबोधित करने में कोई समस्या नहीं थी। शेनोंग ने साथी दावादी का अभिवादन किया। ज़ुआनयुआन ने साथी दावादी का अभिवादन किया। यद्यपि पृथ्वी सम्राट और मानव सम्राट केवल मानव जाति के थे, फिर भी उन्हें मानव सम्राट का फल स्वरूप प्राप्त था और मानव दाव के संदर्भ में वे संत भी थे, इसलिए चेन यांग को साथी दावादी कहकर संबोधित करने में भी कोई समस्या नहीं थी। चेन यांग, तीनों सम्राटों को प्रणाम करो। चेन यांग ने भी तीनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरा साथी दावादी बहुत ही विनम्र है। तीनों ने सलामी का जवाब दिया। अभिवादन के बाद सातों लोग मानव जाति के इस पहले घर में बैठ गए और इस स्थान पर भरोसा करते हुए स्वर्गीय रहस्यों को छिपाने का प्रयास किया। चेन यांग ने कुछ देर सोचा और स्वर्गीय रहस्यों को और अधिक छिपाने के लिए किंगपिंग तलवार को भी बुलाया। तीनों सम्राटों और 3 पूर्वजों, अगर आपको कुछ कहना हो तो कृपया मुझे बताएं। चेन यांग ने कहा, एक साथी दावादी के सपने में घुसपैठ करने के लिए। यह घटना होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें पता चला कि साथी दावादी ने ग्रह पर राक्षसी मार्ग के निशान पाए हैं और यहाँ तक कि एक महान एकता स्वर्ण अमर की शक्ति वाले एक दानव सम्राट को भी मार डाला है, इसलिए हमें यहाँ साथी दावादी से पहले ही बात करनी पड़ी। फुक्सी ने कहा, मुझे पता है कि इस दानव सम्राट की पृष्ठभूमि समस्याग्रस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया। क्या साथी दावादी फुक्सी को पता है? चेन यांग ने पूछा। इसका फेलो दाओइस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पीछे वाले व्यक्ति का फेलो दाओइस्ट से कुछ संबंध है। क्या साथी दावादी को अमर मृत्युदंड की 4 तलवारें याद हैं? फुक्सी ने कहा, स्वाभाविक रूप से मुझे पता है। चेन यांग ने सिर हिलाया। 4 अमर निष्पादन तलवारों के मूल स्वामी के बारे में साथी दावादी को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। फुशी ने फिर कहा, सहज रूप में यह लुओहो है। चेन यांग ने सिर हिलाया। मेरे अनुमान के अनुसार लुओहो को पुनर्जीवित हो जाना चाहिए था। फुक्सी ने कहा, ओह। चेन यांग दंग रह गया। अगर यह लुओहो सचमुच पुनर्जीवित हो गया तो यह वाकई मुसीबत की बात होगी। साथी दावादी को यथाशीघ्र आदिम जगत में लौटना चाहिए। हमारी योजनाएं छोटी हैं, लेकिन अगर आदिम जगत के जीव दानव जाति के कारण तबाह हो जाते हैं तो यह एक महान कर्म होगा। फुक्सी ने कहा, मुझे पता है। इस बार मैं इस मामले की जांच करने जाऊंगा। बाकी लोगों के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेन यांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे में तो हमें राहत मिली। इसके अतिरिक्त चूंकि साथी दावादी यहाँ हैं तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ लोगों से मिल लिया जाए। शेनोंग मुस्कुराया। ओह, किससे मिलना है? चेन यांग स्तब्ध रह गया। बेशक, वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। शेनोंग ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ। चेन यांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उसे बात समझ आ गई। क्या ये मेरे माता पिता हैं? चेन यांग इतना उत्साहित था कि वह लगभग उछल पड़ा। मेरे साथ आइए, सपने में आपके पास बहुत समय होता है। जी कबीले के सदस्य ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर चेन यांग को गांव के एक आंगन में ले गए। आगे बढ़ो, वे सब वही हैं। बोलने के बाद जी कबीले का सदस्य मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। अपने सामने मौजूद साधारण प्राचीन आंगन को देखकर, जो फाइटिंग क्यूई महाद्वीप पर जिस पहले छोटे आंगन में वह रहता था उससे बहुत अलग नहीं था, चेन यांग एक पल के लिए हिचकिचाया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जानता था कि यह एक सपना है, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि यह सिर्फ एक सपना ही तो नहीं है। इस स्थिति का सामना करते हुए भले ही अब उसके पास हुनुआन गोल्डन इमॉर्टल की शक्ति थी, फिर भी उसका दिल अत्यधिक भय से भरा हुआ था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चेन यांग धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के पल्ले को छुआ, वह अंदर से खुल गया। चेन यांग दस्तक देने की मुद्रा में ही रहा और अपने से एक सिर्फ छोटी लड़की को देखता रहा। भाई, आप भाई हैं, है ना? चेन याओ ने चेन यांग को खाली निगाहों से देखा। उसे अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी दिख रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं हूं याओ याओ। चेन यांग ने कांपते हाथों से चेन याओ के सुंदर चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे डर था कि उसके सामने जो कुछ भी है वह वास्तविक नहीं है। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने चेन याओ को आखिरी बार अपने फोन पर देखा था। उस समय बुखार के कारण चेन याओ की त्वचा पर घाव हो गए थे और जब वे वीडियो कॉल पर थे तो वह अस्पताल के बिस्तर पर एक छोटी सी गेंद की तरह सिकुड़ी हुई थी और रोते हुए उनसे कह रही थी, भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भाई मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, भाई सिस्किया सिस्किया। अब सैकड़ों साल बीत चुके थे और चेन याओ को दोबारा देखकर पता चला कि वह लड़की अब एक युवती बन चुकी थी। भाई मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, सिस्किया भरते हुए। चेन याओ फूट फूट कर रोने लगी और सीधे चेन यांग की बाहों में जा गिरी। चेन यांग ने चेन याओ को कसकर गले लगाया और उसके छोटे से सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अच्छी बनो याओ याओ, रोना मत, भाई आ गया है, अब से कोई भी हमें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। चेन यांग ने चेन याओ को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, क्या हुआ याओ याओ? तभी घर के अंदर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। चेन याओ सिसकते हुए चेन यांग को छोड़कर चिल्लाई, पिताजी भाई आए हैं, भाई हमें ढूंढने आए हैं। धड़ाम, घर के अंदर से अचानक कांच टूटने की आवाज आई। 3 सेकंड से भी कम समय में दरवाजा जोर से खुल गया और एक अधेड़ उम्र का जोड़ा बाहर भागा, फिर छज्जे के नीचे जम गया। यांग यांग, क्या क्या सच में तुम ही हो? चेन जीवान और यांग लिक्सियो ने अविश्वास से कांपती आवाजों में चेन यांग की ओर देखा। पापा, माँ, मुझे माफ करें, आपके बेटे ने आपको चिंतित कर दिया है। चेन यांग तेजी से आगे बढ़ा, अपने माता पिता के हाथ पकड़े और नम आंखों से बोला, नहीं नहीं नहीं, तकलीफ तो तुम्हें हुई है, हमें नहीं। हमारी मृत्यु और दाह संस्कार के बाद जी के पूर्वज हमें पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ लाए और तुम इतने सालों तक पृथ्वी पर अकेले रहे। हमें आपसे खेद है यांग यांग। यांग लिक्सुए ने नम आंखों से चेन यांग का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी वाणी लड़खड़ा रही थी। बेटा, पिताजी को आपसे खेद है, पूरे परिवार का बोझ अकेले तुम पर डाल दिया। चेन जीवान ने चेन यांग के हाथ पर थपथपाया। बूढ़े पिता जिन्होंने पहले कभी माफी नहीं मांगी थी, पहली बार चेन यांग से माफी मांग रहे थे। पापा, माँ, मैं आपको दोष नहीं देता, मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। यह सब अमेरिकियों ने किया। मैंने पृथ्वी पर बहुत सी चीजों की योजना पहले ही बना ली है। जब मैं इस बार वापस जाऊंगा तो उस ईगल से मैं जरूर निपटूंगा। चेन यांग ने अपना सिर हिलाया और अपने माता पिता को गले लगा लिया। यांग यांग, तुम बड़े हो गए हो,
यांग लिक्सुए ने संतुष्टि भरी नजरों से चेन यांग के कंधे पर थपथपाया। माँ, मैं ही नहीं, आपके पोते पोतियां भी बड़े हो गए हैं। अब आपके 2 पोते और 3 पोतियां हैं। चेन यांग मुस्कुराया, अपने माता पिता को छोड़ा और बोला, आह, क्या भाभी इतनी उपजाऊ हैं? बगल में खड़ी चेन याओ सदमे से अपना मुंह चौड़ा खोल बैठी। सिर्फ एक भाभी ने ही बच्चे को जन्म नहीं दिया। चेन यांग ने हाथ बढ़ाकर चेन याओ के छोटे से सिर पर थपथपाया। शायद एक बार मर जाने के कारण चेन याओ संभवतः अब सैकड़ों वर्ष की होने के बावजूद केवल 1.6 मीटर लंबी थी। 1.8 मीटर से अधिक की उसकी ऊंचाई के सामने वह सचमुच एक नन्ही सी कोख की कली जैसी थी। एक से ज्यादा भाभी। चेन याओ को लगा कि उसका छोटा सा दिमाग इसे समझने के लिए काफी नहीं है। यांग यांग, आप। यांग लिक्सुए ने चेन यांग को देखा, सहज रूप से उसे डांटने का मन हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ उसके पूरे परिवार का पुनर्जीवित होना और उन्हें मानव पूर्वजों की पैतृक भूमि पर लाया जाना, यह सब उसके बेटे की वजह से ही संभव हो पाया था। अब जबकि उनका बेटा उस हद तक सफल हो चुका था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें डर था कि उसके मामलों में जल्दबाजी में दखल देने से केवल परेशानी ही पैदा होगी। तो भाई, तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? चेन याओ ने उत्सुकता से पूछा। 10। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब। तो क्या मैं नए साल के दौरान 10 और लाल लिफाफे जमा नहीं कर पाऊंगा? वह तो कमाल है। चेन याओ सुखद आश्चर्य से भर उठी। हा हा। यह सुनकर चेन चिवान और यांग लिक्सु दोनों जोर से हंस पड़े। वे इन सभी वर्षों में मानव पूर्वजों की पैतृक भूमि में केवल आराम का आनंद ही नहीं ले रहे थे। मानव पूर्वज ने उन्हें अभ्यास के लिए कुछ साधना तकनीकें प्रदान की थीं और अब वे तीनों पृथ्वी अमर के पास थे। क्षेत्र। लेकिन मानव पूर्वजों की पैतृक भूमि में सभी लोग अभी भी चीनी राष्ट्र के कुछ पारंपरिक त्योहारों को मनाते थे। यह परंपरा मूल ग्रह के पारंपरिक त्योहारों के साथ साथ विकसित हुई। उदाहरण के लिए नव वर्ष, मध्य शरद उत्सव, ड्रैगन बोट उत्सव इत्यादि। तो फिर चाची होने के नाते आपको भी अपने भतीजों और भांजियों को लाल लिफाफे देने होंगे। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे तो सिर्फ 5 बच्चे हैं, मैं 10 बच्चों को इकट्ठा कर सकता हूँ, एक अंदर आए और एक बाहर जाए, फिर भी मुझे मुनाफा होगा। चेन याओ मुस्कुराई। ये बेवकूफ लड़की। चेन यांग ने बेपसी से मुस्कुरा दिया। चेन यांग की पत्नी की स्थिति के कारण परिवार ने कुछ क्षण पहले छाए उदासी के माहौल को तुरंत दूर कर दिया। यांग यांग, हम आपकी पत्नियों को कब देख सकते हैं? यांग लिक्सु ने चेन यांग की ओर देखा और ध्यान से पूछा। यह, माँ, मैं इस समय सपने में हूँ। हो सकता है मैं आपको सीधे वापस न ले जा पाऊँ। शायद इसमें थोड़ा समय लगेगा, जब तक मैं सब कुछ संभाल नहीं लेता, उसके बाद ही मैं तुम्हें ले जा पाऊंगा। चेन यांग ने दांत पीसते हुए कहा। सपने में? यह कैसे संभव है? चेन चिवान ने उलझन में पूछा। कुछ मामलों के कारण तीनों पूर्वज और तीनों सम्राट मेरे सपने में मुझसे कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए आए, इसलिए मैंने आपसे मिलने का मौका उठाया। चिंता मत करो, मैं अब हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल में हूँ। कम से कम इस पैतृक भूमि में तो आप वास्तविक हैं। चेन यांग ने समझाया। चूंकि यह आधिकारिक मामला है, इसलिए हम आपके रहस्यों में दखल नहीं देंगे। लेकिन क्या आप तीनों पूर्वजों से बात कर सकते हैं? हम जैसे बूढ़े लोगों को अब कोई चिंता नहीं है, इसलिए यहाँ रहना ठीक है। लेकिन याओ याओ अभी भी एक छोटी लड़की है और उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी है। अगर संभव हो तो क्या आप याओ याओ को वापस ले जा सकते हैं? यांग लिक्सु ने धीमी आवाज में कहा। मैं तीनों पूर्वजों और तीनों सम्राटों से बात करूंगा। चेन यांग ने सिर हिलाया। तब, यदि आपका कोई आधिकारिक काम है तो आगे बढ़े और उसमें लग जाएं। खैर, भविष्य में हमें मिलने के कई मौके मिलेंगे। चेन चिवान ने चेन यांग की ओर देखा और आज बोले गए कुछ ही वाक्यों में से एक वाक्य कहा। आप, तुम बूढ़े। आखिरकार हमें अपने बेटे से मिलने का मौका मिल ही गया। क्या आपको उसे भगाने की इतनी जल्दी है? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बेटे को जाने से पहले खाना खिला देना चाहिए? यांग लिक्सु ने चेन चिवान को डांटा। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं हमारे बेटे के आधिकारिक काम में देरी न हो जाए। चेन चिवान ने अपना सिर खुजाया। चिंता मत करो मम्मी और पापा, क्योंकि यह मेरे सपने में है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से मैं यहाँ अनंत समय तक रह सकता हूँ। पिछली बार जब ज्वाला सम्राट मेरे भाई को शिक्षा देने के लिए उसके सपने में आए थे, तब से 3000 साल बीत चुके हैं। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या लंबे समय तक रह सकते हैं? चेन चिवान खुश दिख रही थी। हाँ, जब तक आप रहना चाहें रह सकते हैं। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर कुछ और दिन रुक जाओ। कुछ और दिन रुक जाओ। हे। इसके बाद चेन यांग अपने माता पिता के साथ 2.5 महीने तक यहीं रुका रहा। बेशक ऐसा नहीं था कि चेन यांग और अधिक समय तक रुकना नहीं चाहता था, लेकिन 2.5 महीने बाद चेन चिवान और उसकी पत्नी को चेन यांग परेशान करने वाला लगने लगा। चेन यांग इस बात से भली भांति परिचित था। पहले हर सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में ऐसा ही होता था। इस बार 2.5 महीने तक उनके बीच संबंध बने रहने का एकमात्र कारण यह था कि वे एक दूसरे से इतने लंबे समय से नहीं मिले थे। अगर सिर्फ 1 या 2 साल ही हुए होते तो शायद वे 7-8 दिनों के बाद ही उससे तंग आ गए होते। हालांकि चेन याओ नाम की यह लड़की चेन यांग को लगातार परेशान करती रही और उसे जाने नहीं दे रही थी। इसलिए जिस दिन उसने जाने का फैसला किया, चेन यांग ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और चेन याओ को यू चाओ द्वारा बनाए गए छोटे लकड़ी के घर में ले गया। महाराज सम्राट यांग, क्या आपने जाने का फैसला कर लिया है? तीनों सम्राट और तीनों पूर्वज लकड़ी के घर में आए थे। वापस जाने का समय आ गया है। हालांकि सपने में समय असीमित होता है, लेकिन बहुत देर तक वहां रहने से मेरी इच्छा शक्ति आसानी से कमजोर हो सकती है। मैंने पृथ्वी पर 3 साल से अधिक समय बिताया है और अब मैं पहले की तरह निर्णायक रूप से हत्या नहीं कर पाता। मैंने लोगों से बेतुकी बातें करना भी सीख लिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, खासकर तब जब एक नई आपदा शुरू होने वाली है। चेन यांग ने कहा। हाँ, यह बिल्कुल उन्हीं की तरह है। अच्छे से। तो चलिए हम आपको विदा करते हैं। क्या आप इस बार जाते समय अपने माता पिता को साथ नहीं ले जा रहे हैं? फूशी ने पूछा। बाहर खतरा है। मेरे माता पिता को पैतृक भूमि में ही रहने दो। मुझे लगता है कि तीनों पूर्वज उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना? चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने पृथ्वी के इंटरनेट को यहाँ जोड़ने के लिए पहले ही महान जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया है। आप हमसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की और क्या अपेक्षा करते हैं? यू चाओ ने अपनी आंखें घुमाई। उह, क्या यहाँ इंटरनेट है? तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं धरती पर अपने माता पिता से वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगा? चेन यांग ने एक पल के लिए स्तब्ध होकर कहा। आपने पूछा ही नहीं। यू चाओ ने कंधे उचका दिए। लानत है, तुम बूढ़े लोग। चेन यांग ने एक हाथ से हस्की की ओर इशारा किया। हाँ। चेन यांग को परेशान होते देख तीनों पूर्वज और तीनों सम्राट हंस पड़े। ठीक है, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं याओ याओ को अपने साथ ले जा सकता हूँ? बिना किसी को सूचित किए? चेन यांग ने कहा। अलर्ट कर रहे हो? किसे सूचित करना है? मानव जाति की पैतृक भूमि पर प्रतिदिन लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे में 1-2 लोगों के जाने पर भला कौन ध्यान देगा? इसके अलावा आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, है ना? तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा, फुक्सी ने कहा। तो आप पहले बहुत घबराए हुए थे। मुझे लगा कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सपने में हुई मुलाकात और इस कर्म खजाने के बीच जो स्वर्गीय मार्ग को छुपाए हुए है। मुझे लगा कि मुझे संतो या दाओ पूर्वज या किसी और चीज से सावधान रहने की जरूरत है। चेन यांग ने कहा। तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो।
ऊपर वाले लोग इस समय आपकी जगह काम कर रहे हैं। हम तो बस एहतियात के तौर पर ऐसा कर रहे थे। तुम्हें रोकने वाला तो स्वर्गीय मार्ग है। बेशक यह संभव है कि कोई परेशानी पैदा कर रहा हो, लेकिन मेरी बहन देख रही है। फुक्सी ने कहा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसी निशानों की इस उपस्थिति में स्वर्गीय मार्ग के निशान भी होने चाहिए। चेन यांग ने कहा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब आप आदिम जगत में जाएंगे तो आपको एक प्रवेश द्वार खोजना होगा। आप स्वयं विशिष्ट पहलुओं पर विचार करें। उस समय कोई आपको अच्छी चीजें देगा जिससे आपको समय और स्थान को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार मिलेगा। फुक्सी ने कहा। भाई फुक्सी, क्या तुमने हमेशा यही नहीं कहा था कि अब से कोई दानव सम्राट फुक्सी नहीं है, केवल मानव जाति का स्वर्गीय सम्राट फुक्सी ही होगा? तुम बार बार मेरी बहन क्यों कह रहे हो? शेनोंग ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। बकवास। हम दोनों एक ही अंडे से निकले थे। जो मैं कहता हूं वही होता है। इसके अलावा तुम उन लोगों को मेरी एक उंगली हिलाने की कोशिश करने दो और फिर हम देखेंगे कि मेरी बहन का लाल हाइड्रेंजिया का फूल नुकीला है या नहीं, और फिर बात यही खत्म हो जाएगी। फुक्सी ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। हे, और तुम बूढ़े आदमी, तुम्हें तो गर्व होने लगा है। ठीक है, क्योंकि यही स्थिति है इसलिए मैं पहले अपना नाम वापस ले लूंगा। मैं वापस जाकर अपने भाइयों से इस बारे में चर्चा करूंगा। फिर तय करो कि कहां जाना है। चेन यांग ने कहा। कोई बात नहीं, आप लोग इसे खुद ही संभालिए। हम अब इस तरफ दखल नहीं देंगे। जा रहा है। बोलने के बाद फुशी शेनोंग और पीले सम्राट ज़ुआनयुआन के साथ गायब हो गया। और चेन यांग ने मानव जाति के तीनों पूर्वजों पर एक नजर डाली, उन्हें प्रणाम किया और इस कमरे से गायब हो गया। धरती। हूँ। चेन यांग अचानक उठ बैठा। सपने से जागने के बाद वास्तविकता और सपने के आपस में मिल जाने के कारण उत्पन्न विकृति ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। अरे नहीं। चेन यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, यह महसूस करते हुए कि वह चेन याओ को वापस लाने में सफल रहा है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन पाया कि बड़े बिस्तर पर कोई नहीं था और उसने अभी भी बॉक्सर पहन रखा था। चेन याओ की बात करें तो वह जमीन पर खड़ी होकर उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। भाई, क्या हम वापस आ गए हैं? चेन याओ ने चेन यांग की ओर देखा और सुखद आश्चर्य के साथ कहा। हाँ, हम वापस आ गए। चेन यांग मुस्कुराया और खड़ा हो गया, अपने कपड़े पहनने के लिए हाथ हिलाया और फिर चेन याओ को बाहर ले गया। बाहर छोटे से आंगन में सभी महिलाएं नाश्ता बनाने में व्यस्त थीं, मानो पिछली रात की अफरा-तफरी का कोई अस्तित्व ही न हो। और जब उन्होंने चेन यांग को एक छोटी लड़की के साथ बाहर निकलते देखा, जो कुछ हद तक चेन क्यूई और चेन शा जैसी दिखती थी, तो वे दंग रह गए। पति, क्या यह तुम्हारी नाजायज बेटी है? अपने सामने खड़ी चेन याओ को देखकर काओ यिंग ने हैरानी से कहा। टकराना। चेन यांग ने अपना हाथ उठाया और काओ यिंग के माथे पर एक हल्की सी चुटकी मारी। आह! काओ यिंग ने थोड़ी सी नाराजगी का भाव दिखाया और चेन यांग को गुस्से से घूरकर देखा। ये मेरी बहन चेन याओ है, मेरी सगी बहन। मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था। चेन यांग ने अवाक होकर कहा। अरे बाप रे, तो ये तुम्हारी बहन है? यह सुनकर काओ यिंग जल्दी से आगे बढ़ी, चेन याओ का हाथ पकड़ा और उसे महिलाओं के बीच में ले गई। हेलो याओ याओ, मेरा नाम काओ यिंग है, मैं आपकी भाभी हूँ। ये सब आपकी भाभी हैं, चलिए मैं आपको इनसे मिलवा देती हूँ। काओ यिंग ने चेन याओ से उनका परिचय कराते हुए लगातार बातें करना शुरू कर दिया। हालांकि भले ही वह पहले से ही जानती थी कि उसकी कई भाभी हैं, फिर भी चेन याओ इस लहर से थोड़ी अभिभूत हो गई थी। सभी देवरानी जेठानी बहुत खूबसूरत थी। चेन याओ को वापस लाने का चेन यांग की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिकियों का सफाया करने में कुछ समय लेने के बाद चेन यांग ने सभी को प्रमुख हजार दुनियाओं में वापस ले जाने की तैयारी की। आदिम जगत में कुछ चीजों की जांच करने के लिए जाने के लिए उसे अपनी कुछ संपत्ति साथ ले जानी पड़ी, अन्यथा उनका समूह पर्याप्त नहीं होगा। जियो जुआन, लिंडोंग, मुझे देखने दो कि तुम्हारी सीमाएं कहां तक हैं। स्वयं से कुछ बुदबुदाते हुए विशाल हजार संसार पहले से ही उसकी आंखों के सामने थे। मेजर थाउजेंड वर्ल्ड्स। 3 साल से अधिक का समय पलक झपकते ही बीत गया, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं हुए। इसके विपरीत चेन यांग एक यात्रा पर गई थी और अपनी छोटी बहन को साथ लेकर लौटी थी। बहुत खूब। भाई, क्या यह हमारा घर है? यह बहुत ही भव्य दिखता है। चेन याओ शून्य लोक में खड़ी थी, हजारों मील में फैले यांग शहर को देख रही थी, उसकी आंखें छोटे तारों की तरह चमक रही थी। आंटी, इस जगह की चिंता मत करो, सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण हजार प्रमुख दुनियाएं और यहाँ तक कि यह ब्रह्मांड भी अब हमारा घर है। चेन क्यूई ने चेन याओ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उससे कहा। क्या हमारा परिवार इतना अमीर है? चेन याओ ने अपना सिर खुजाया। याओ याओ, अब से भाई तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं सहने देगा। चेन यांग ने हाथ बढ़ाकर चेन याओ के छोटे से सिर को छुआ और धीरे से कहा। उस दिन चेन याओ को फोन पर रोते हुए यह कहते हुए कि उसे कितना दर्द हो रहा है और वह घर जाना चाहती है, वह दृश्य अभी भी उसकी यादों में ताजा था। इस बदले की भावना का बदला लेने के लिए भले ही वह पूरे ईगल कंट्री को ही नष्ट कर दे, पर्याप्त नहीं होगा। कोई बात नहीं, जब तक हमारा परिवार साथ है, यही सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अब मेरी इतनी सारी भाभी मुझ पर प्यार लुटा रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। चेन याओ ने खिलखिलाते हुए अपना सिर हिलाया और उसकी कही बात से शियाओ यिशियान और अन्य महिलाओं को बहुत संतुष्टि मिली। कोई भी महिला अपनी भाभी को नापसंद नहीं करती जो उनका पक्ष लेती है, यहाँ तक कि शियाओ यिशियान और अन्य महिलाएं भी। अरे लड़की, तुमने यह सब अपने पैतृक देश में किससे सीखा? तुम तो बोलने में इतनी माहिर हो। चेन यांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जिंगवेई, अरे ये तो सम्राट यांग की बेटी नुवा है। चेन याओ ने कहा। जिंगवेई, क्या वह गद्दार नहीं है? चेन यांग ने हैरानी भरे भाव से पूछा। वह जिंगवेई नहीं, ये तो जिंगवेई नाम का पक्षी है। चेन चेन ने बगल से अपनी खाने पीने की शौकीन बहन को समझाया। ओह, चेन यांग ने समझ आने का संकेत देते हुए सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, क्या यह स्वादिष्ट है? धड़ाम, चेन यी ने अपना माथा पीट लिया, सिर घुमाया और निराशा से चेन यांग की ओर देखा। पिताजी, क्या आप चौथी बहन को अनुशासित कर सकते हैं? वह ड्रैगन फीनिक्स है, ताओटी नहीं। यह सुनकर चेन यांग ने कुछ नहीं कहा, वह मुस्कुराया और चेन यांग के बैंगनी बालों को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, पिताजी उसका पालन पोषण कर सकते हैं। चेन यांग ने तुरंत एक भोली सी मुस्कान बिखेरी और चेन याओ की दूसरी बाह को गले लगाते हुए कहा, आंटी, वैसे तो धरती पर खाने की कई किस्में हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे तृप्त नहीं करती। कुछ दिनों में मैं आपको हजारों लोगों के विशाल भूभाग से बाहर ले जाऊंगा। मुझे एक ऐसा लोक मिला है जहां ड्रैगन और फीनिक्स बहुतायत में पाए जाते हैं। वहां के ड्रैगन और फीनिक्स स्वादिष्ट और सुंदर हैं। तब हम अंकल यांग को भी साथ ले जाएंगे और उनसे हमारे लिए मांस भूनने को कहेंगे। हाँ। चेन याओ ने चेन यांग की ओर देखा, वह थोड़ा असमंजस में महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हमारे रवाना होने से पहले अभी भी कुछ समय है। हम इस बारे में तब बात करेंगे। चेन यांग मुस्कुराया। धन्यवाद भाई जी। आकाश में सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे। यांग शहर की रक्षा के लिए तैनात लोगों ने चेन यांग और अन्य लोगों को देखा और फिर एक एक करके ऊपर उड़ गए। अरे, यात्रा से वापस आ गए। यह लड़की, यह शाओ जू से इतनी मिलती जुलती क्यों दिखती है? क्या यह आपकी बेटी है, यंग चेन? याओ लाओ ने चेन यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। वह मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। चेन यांग ने बेप्सी से समझाया। शुआनहुआ दुनिया की यही एक बुरी बात है, सभी युवा दिखते हैं। यहाँ तक कि याओ लाओ भी, हालांकि उनके बाल सफेद दिखते हैं, उनका चेहरा शाओ यान से भी अधिक कोमल है।
इसका कोई उपाय नहीं है। अगर वह कोमल न होता और अभी भी उस बूढ़े आदमी जैसा दिखता तो हान शानशान और अन्य महिलाएं उसे बहुत पहले ही पीटकर भगा देती। सब ठीक है, लेकिन बूढ़े आदमी किसे पसंद होते हैं? यह कोई शहरी दुनिया नहीं है जहां पेंशन जैसी कोई व्यवस्था हो। बहन, लगता है यंग चेन तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई। बधाई हो बधाई। याओ लाओ ने अपने हाथों को जोड़कर मुस्कुराया। इसे एक इच्छा पूरी होना माना जा सकता है। चलो नीचे जाकर बात करते हैं। आसमान में हवा में उड़ना हमें मूर्खों जैसा दिखाता है। चेन यांग ने कंधे उचका दिए। मैं नहीं हूं। नहीं मैं। हम नहीं हैं। शाओ यान और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। केवल चेन यांग ने ही मूर्खतापूर्वक अपने चाचा, चाची, माँ, भाई, बहन और चाची को देखा जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। फिर वह आगे दौड़ी और चेन यांग की बाह पकड़कर बोली, पापा मैं भी बेवकूफ हूं। यह सुनकर चेन यांग दंग रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। हा हा। मेरी छोटी बेटी सबसे आज्ञाकारी है। यह देखकर चेन यी और बाकी चारों लोग हक्का बक्का रह गए। ठीक है, अब उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई यहीं से शुरू होती है ना? चेन यान, तुम तो बड़े षड्यंत्रकारी हो। आमतौर पर तो तुम खाने पीने के शौकीन की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन नाजुक क्षणों में तुम हद से ज्यादा षड्यंत्रकारी हो जाते हो। धत तेरी की। बड़ी बहन, चलो बाद में चौथी बहन की दवा की गोली में कुछ जुलाब मिला देते हैं। उसे 3 दिन तक पेट दर्द झेलने दो। चेन क्यूई ने चेन यांग को घृणा से देखा और चेन शा से कहा, चौथी बहन के पास एक ड्रैगन फीनिक्स है, शारीरिक बनावट, उस पर जहर का भी कोई असर नहीं होता। क्या आपको लगता है कि उस पर जुलाब का असर होगा? चेन शा ने अपनी आंखें घुमाई। तो चलिए इसमें एक तृप्तिदायक प्रभाव भी जोड़ते हैं। इस तरह वह पहले तो बहुत सारा खा सकती है, लेकिन आधा टन खाने के बाद ही उसका पेट भर जाएगा। हम इस मौके का फायदा उठाकर अजगर का मांस भूनेंगे और उसे इतना कर पाएंगे कि वह मर ही जाएगी। चेन यी भी बगल में कुछ बुरे विचार लेकर आ रहा था। देखो, क्या वह 10,000 टन खाना खत्म कर सकती है? उसका पेट कभी भरा ही नहीं। खासकर ताई गोल्डन इमॉर्टल बनने के बाद तो वह और भी कम संतुष्ट है। चेन शा ने फिर से अवाक होकर कहा। तब चलो उसके भुने हुए मांस में और मसाला डालते हैं, इतना तीखा कि विकृत मानसिकता हावी हो जाए। हे। चेन ने भी मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। यह तो और भी बेकार है। क्या आपको याद है 120 साल पहले चौथी बहन ने हाइलाओ की शैतानी मिर्च चुराई थी और उसके साथ कुछ नहीं हुआ था? उसने तो इसे संतोषजनक भी कहा। उस मिर्च को पास से सूंघते ही मेरी नाक जलने लगी। चौथी बहन ने इसे सीधे खा लिया, मैं बहुत प्रभावित हूं। चेन शा ने कंधे उचका दिए। तो चौथी बहन से निपटने का कोई तरीका नहीं है? धत तेरी की। यह लड़की सचमुच निशाना बनाने लायक नहीं है। चेन ने अपने दांत पीस लिए। भाई बहन काफी देर से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि चेन यांग के साथ कैसे शरारत की जाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे चेन यांग के लिए खाना नहीं लाएंगे। उत्तराधिकारी बनने की तथाकथित लड़ाई उनके बीच महज एक मजाक थी, माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए। मैं आपको एक सुझाव दूंगा। तभी जियान अचानक झुकी, चेन क्यूई और अन्य लोगों की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, आह माँ जियान। चेन क्यूई चौंक गया। वे अभी अभी जियान की सगी बेटी के साथ शरारत करने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तुम लोग मुझे अपनी माँ मत समझो, बस मुझे अपनी बहन जियान समझो। मैं शरारत करने में सबसे माहिर हूं। ही। जियान खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसे माथे पर एक जोरदार झटका लगा। आह, मुझे किसने मारा? जियान ने एक छोटे शेर की तरह चारों ओर मुड़कर देखा और चेन यांग को अपना हाथ उठाते हुए देखा। अरे पति। हे। जियान खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी प्यारी बेटी को तंग करना बंद करो। तुम्हारी उम्र कितनी है, अपनी बेटी के साथ ऐसी शरारतें कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चेन यांग ने आंखें घुमाते हुए कहा। हम तो बस मजे के लिए खेल रहे हैं, हम कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे। जियान ने बुदबुदाया। आज रात मैं तुमसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस चीज से बना हूं। चेन यांग ने अपने हाथ मले। तुमसे कौन डरता है? आज रात मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अनुभव करेंगे कि कहीं भी रूप बदलने का क्या मतलब होता है। जियान ने चेन यांग को गुस्से से घूरा, लेकिन असल में वह पहले से ही घबरा रही थी। उसने चारों ओर देखा, फिर काइलिन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, बहन काइलिन मदद करो, अगर मैं अकेले चेन यांग से निपटूंगी तो वो मुझे मार डालेगा। काइलिन शर्मा गई और जियान का मुंह ढकने के लिए हाथ बढ़ाया। चुप रहो, तुमने ही ये आग लगाई है, मैं इसमें दखल नहीं देने वाली। जियान का चेहरा उतर गया, फिर वह किंगलिन को ढूंढने चली गई। हालांकि किंगलिन भी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने चेन यांग पर एक नजर डाली और अपना इरादा बदल दिया। बहन जियान, अगर तुम आज रात इसे संभाल नहीं सकती तो अपने असली रूप में आ जाओ। छोटे मालिक को इतना विकृत नहीं होना चाहिए। किंगलिन ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। काइलिन ने बगल से उदास स्वर में कहा। हाँ, इस मामले में सिस्टर काइलिन की ही सबसे ज्यादा राय है। जियान ने कहा। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जियान, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। हम फिलहाल उस रात के बारे में बात नहीं करेंगे। दिन के कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुए थे। चेन यांग ने शियाओ यीशियांग को चेन याओ को पहले आराम करने के लिए बांस के जंगल में ले जाने और फिर उसके रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। चेन क्यूई और अन्य लोगों ने चेन याओ के लिए आवास की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिसे सुनकर चेन यांग ने सहमति में सिर हिलाया। वे सभी लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए हम उम्र लोगों के लिए इसे संभालना बेहतर था। जहां तक बांस के जंगल के अंदर की बात है, यह दैनिक साधना के लिए ठीक था, लेकिन कभी कभी वहां बच्चों के लिए अनुपयुक्त लड़ाइयां होती थीं, इसलिए चेन याओ के लिए वहां न रहना ही बेहतर था। यह यात्रा कैसी रही भाई शियाओ, आपको कैसा लग रहा है? लिंडोंग को पता चला कि चेन यांग और उसका समूह लौट आया है, इसलिए वह अपने पूरे परिवार को यांग शहर ले आया। बेहद खूबसूरत, शाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम वापस क्यों आए? लिंडोंग ने दोबारा पूछा। एक और बहुत बड़ा काम है जिसे करने की जरूरत है। भाई यांग इस बार लोगों की भर्ती कर रहे हैं। जियाओ यान ने कहा। भाई शियाओ, क्या आपका मतलब है कि कोई नई चुनौती है? यह सुनकर लिंडोंग ने अपने हाथ मलते हुए कहा। यह सही है, और इस बार यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। यह आपके वर्तमान दायरे से 2 या 3 प्रमुख स्तरों से आगे निकलने की पूरी संभावना है। जियाओ यान ने कहा। फुफकार, वह दुश्मन वाकई कुछ खास है। चलो यह करते हैं, मुझे भी साथ ले चलो। लिंडोंग को कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक मुझे तुम्हें लाना ही होगा। इस बार मार्शल पूर्वज का नाम लिंडोंग की गूंज असंख्य लोगों में सुनाई देनी चाहिए। चेन यांग बगल से चलकर आई और मुस्कुराते हुए बोली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चेन। तुम्हें पता नहीं, डोमिनेटर बनने के बाद से इन वर्षों में मेरी साधना में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अगर तुम न होते तो मुझे शक होता कि डोमिनेटर लेवल तक जाने का रास्ता टूटा हुआ है। लिंडोंग ने कहा। रास्ता अभी लंबा है, इस रास्ते का तो कोई अंत ही नहीं है। कभी कभी टूटा हुआ रास्ता यह नहीं दर्शाता कि कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि खोज करने का साहस ही नहीं है। जब तक आप साहसपूर्वक अगला कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, भविष्य फिर से सुगम हो जाएगा। रास्ते में कुछ कठिनाइयां आ भी जाए तो भी वे आपको और मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। भाई लिन, चलिए यात्रा के अगले चरण पर एक साथ चलें। चेन यांग ने कहा। यह तो स्वाभाविक है, यह तो स्वाभाविक है। हा। कुछ लोग जोर से हंस पड़े। इसलिए इस बार चेन यांग ने आदिम लोक में जाने के लिए लोगों की व्यवस्था की। शियाओ यांग को लाना तो निश्चित ही था, लेकिन चेन यांग को यकीन नहीं था कि आदिम जगत में भी उसकी प्रणाली उपयोगी रहेगी या नहीं।
आखिरकार जब यह चीज एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो यह अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यह अभी भी उपयोगी है। कम से कम यह मेरे पिछले जीवन की ताकत तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, है ना? चेन यांग ने अपना सिर खुजाया और अपने दिल में बसी उदासी को पोंछ दिया। शियाओ यांग के अलावा लिंडोंग और शियाओ जुआन भी थे। चेन यांग को निश्चित रूप से इन दोनों को लाना ही था। दोनों ही अपने अपने युग के नायक थे, हालांकि जियाओ जुआन को एक असफल नायक माना जा सकता है। जैसा कि उसने पहले सोचा था, वह इन दोनों की सीमाओं को देखना चाहता था। इसके अलावा चेन यांग ने टाइगर किंग को लाने की योजना बनाई थी। अब टाइगर किंग भी ताई गोल्डन इमॉर्टल स्तर पर था, वह कम से कम हुनुआन गोल्डन इमॉर्टल था, इसलिए बाहर जाते समय ताई गोल्डन इमॉर्टल वाहन साथ ले जाना सामान्य बात थी, है ना? चेन यांग ने किसी और को लाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपनी पत्नियों और बच्चों को पीछे छोड़ने की योजना बनाई थी और याओ लाओ को भी घर की रखवाली के लिए पीछे रुकना पड़ा। प्रस्थान के समय के बारे में सोचते हुए चेन यांग ने लगभग 6 महीने बाद रवाना होने का फैसला किया। और ठीक उसी समय जब चेन यांग प्रस्थान के समय की तैयारी कर रहा था, आज अचानक एक परिचित मेजर थाउजेंड वर्ल्ड्स में आ गया। हम? युआन युआन, तुम ही क्यों? युआन जुन की बेटी जो रुआन, जो उनकी शिष्य थी, को देखकर चेन यांग ने उलझन में पूछा। मालिक। जो रुआन अचानक दोनों घुटनों के बल बैठ गई। चेन यांग के पैर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम किस लिए रो रहे हो? क्या आपके पिता की मृत्यु हो गई? इतने दुखी होकर रो रही हो? चेन यांग ने जल्दी से जो रुआन को ऊपर खींचा और संदेह भरी नजरों से पूछा। नहीं, इसका इसका मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है। इसका बात यह है कि आखिरकार मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। जो रुआन ने चेन यांग की ओर देखते हुए रोते हुए कहा। आप? चेन यांग ने जो रुआन की ओर देखा और जो रुआन के आंतरिक विचारों को जानने के लिए अपनी सत्य दर्शन करने वाली सुनहरी पुतलियों को सक्रिय किया। आप? क्या आप सचमुच में हैं? चेन यांग ने अपने सामने खड़ी जो रुआन को हैरानी से देखा। मैं हूं, स्वामी। उस समय गुरुजी ने मेरी आध्यात्मिक चेतना का एक अंश एकत्र किया और मुझे पुनर्जन्म लेने में मदद की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से गुरु का शिष्य बनूंगा। जो रुआन ने उत्साहित आंखों से कहा। ठीक है, उठो नादान बच्चे। अब जब हम दोनों का पुनर्जन्म हो चुका है तो कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। अब से मैं चेन यांग ही रहूंगा और तुम जो रुआन ही रहोगी। बीते हुए घटनाक्रमों का वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। चेन यांग ने हाथ बढ़ाकर जो रुआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। हाँ मास्टर। जो रुआन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। चूंकि तुम्हारी स्मृति वापस आ गई है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते कुछ मामलों की जांच करने के लिए आदिम लोक में वापस जा रहा हूं। बस मेरे साथ आ जाओ। चेन यांग ने कहा। गुरु आपका धन्यवाद। जो रुआन ने प्रणाम करते हुए सिर झुकाया। हम आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। उस रात चेन यांग का अपनी पत्नियों के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ, जो स्वाभाविक रूप से बहुत ही शानदार था। अगले दिन चेन यांग और शियाओ यांग का समूह मेजर थाउजेंड वर्ल्ड्स से रवाना हो गया। भाई यांग, क्या मेजर थाउजेंड वर्ल्ड्स में जाने पर पिछली बार जैसी कोई और समस्या नहीं होगी? शाओ यांग ने चेन यांग की ओर देखा और ध्यान से पूछा। नहीं, पिछली बार तो सिर्फ अंतरिक्ष को ही नहीं बल्कि समय को भी पार करना था। इस बार हमें सिर्फ समतल सतहों को पार करना है। यह आरोहण के समतुल्य है। चेन यांग ने कहा। ओह ठीक है। शाओ यांग ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी अपने भारी रूलर को कसकर पकड़े रखा। उसे डर था कि कहीं उसे बाहर न निकाल दिया जाए। चेन यांग ने अपना सिर हिलाया। उसके बगल में जो रुआन शियाओ यांग की तुलना में अधिक शांत थी। आरोहण मार्ग में चेन यांग और अन्य लोगों ने रास्ते में दुनिया के सभी खूबसूरत दृश्यों को देखा और अंत 2.5 दिन बाद आधे महाद्वीप पर पहुंचे। उतरने के बाद जो रुआन ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुजी, यह जगह जेन युआन डैक्सियन का प्रशिक्षण केंद्र प्रतीत होती है। यह सुनकर चेन यांग ने सिर हिलाया। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसे अपने पिछले जीवन की यादें वापस नहीं मिली थी। इसलिए वह आदिम जगत से उतना परिचित नहीं था जितना कि जो रुआन, जिसने पहले ही अपने पिछले जीवन की यादें पुनः प्राप्त कर ली थी। चूंकि ऐसा है, तो चलिए पृथ्वी के अमर प्राणियों के इस पूर्वज से मिलने चलते हैं। वैसे देखो, क्या हमें खाने के लिए कुछ जिनसेंग फल मिल सकते हैं? चेन यांग मुस्कुराया, फिर एक कदम आगे बढ़ा और सबको बुजुआन मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले गया। मैंने पर्वतवार के दोनों ओर दोहे खुदे हुए देखे, जिनमें लिखा था, अमर दीर्घायु का महल, दावादी घर जो स्वर्ग के समान दीर्घायु है, जिन युआन डैक्सियन के योग्य। शाओ यांग ने आह भरी। और हालांकि लिंडोंग और शियाओ जुआन को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। वे इतनी दूर तक यात्रा करके यहाँ आए थे और जानते थे कि जब किसी अपरिचित स्थान पर पहुंचते हैं तो कम बोलना और अधिक अवलोकन करना बेहतर होता है। चेन यांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आगे बढ़े और दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि उन्होंने दरवाजे के खुलने की चमराहट सुनी। तभी एक अमर आत्मा से युक्त दावादी हाथ में झाड़ू लिए हुए बाहर निकला। उसने अपने सिर पर बैंगनी सुनहरे रंग का मुकुट, एक बेफिक्र सारस का लबादा, पैरों में बादल के आकार के जूते और कमर पर बेल्ट पहन रखी थी और वह एक बच्चे जैसा दिख रहा था। दावादी ने चेन यांग की ओर देखा और प्रणाम किया। आपका आगमन हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपका स्वागत करने में असफल रहा, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। जेन युआन डैक्सियन ने चेन यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जेन युआन डैक्सियन बहुत विनम्र है। मैं इस पवित्र स्थान पर जल्दबाजी में आया, मुझे ही महान अमर से क्षमा मांगनी चाहिए। कहा कृपया कृपया। तो चेन यांग ने जेन युआनजी का पीछा करते हुए वुजुआन मंदिर में प्रवेश किया। और जैसे ही उसने वुजुआन मंदिर में कदम रखा, चेन यांग के दिमाग में सिस्टम का प्रॉम्प्ट फिर से गूंज उठा। डिंग। यह पता चला है कि वुजुआन मंदिर दीर्घायु पर्वत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जेन युआन डैक्सियन है, जिसकी शक्ति अर्धसंत के शिखर पर है। मेजबान की शक्ति को हुनुआन ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल के स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। यह पता चला है कि दीर्घायु पर्वत के वुजुआन मंदिर में सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाना पृथ्वी की पुस्तक है, जो एक उच्च श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है। मेजबान ने जन्मजात सर्वोच्च खजाना अराजकता की घंटी प्राप्त कर ली है। ओह, तो इस खजाने को इस तरह पहुंचाया जाता है। चेन यांग को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि सिस्टम अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है। अपने पिछले जन्म में अमर मृत्युदंड की 4 तलवारों पर भरोसा करते हुए मेरे पास ताऊ पूर्वज के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी। लेकिन अमर मृत्युदंड की 4 तलवारों और किसी भी जन्मजात सर्वोच्च खजाने के बिना मुझे डर है कि मैं जूनियर सिस्टर नोवा का मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा। अब जबकि मैं हुनुआन डालवो स्वर्ण अमर बन गया हूं, यद्यपि मुझमें स्वर्गीय मार्ग का आशीर्वाद नहीं है और मैं अमर या अविनाशी नहीं हूं। मेरी युद्ध क्षमता वास्तव में उसी स्तर के संतों की तुलना में थोड़ी अधिक है। इसके अलावा अब जब मेरे पास क्या व्हील है, तो मेरी युद्ध शक्ति मेरे बड़े भाई से बहुत कम नहीं होगी। चेन यांग मन ही मन चुपचाप विचार करने लगा। आदिम लोक में पहुंचकर उनका पहला कदम सीधे हुनुआन डालवो स्वर्ण अमर बनने की ओर था। यद्यपि उन्होंने अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, फिर भी उनके पास पश्चिमी संप्रदाय के 2 संतों से लड़ने की शक्ति थी। केवल इस पुनर्जन्म में मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह संत हत्या की गोली मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। नहीं, संत हत्या की गोली? मुझे लगता है कि यह संत हत्या की गोली नहीं हो सकती। शायद गुरु का इरादा हमें आदिम जगत में प्रवेश करने से रोकने का भी नहीं था। इन सब के पीछे और भी कई साजिशें हो सकती हैं। अपने द्वारा पढ़ी गई वेद उपन्यासों और हुनुआन डालवो गोल्डन इमॉर्टल में प्रवेश करने के बाद जागृत हुई अपनी पिछली जिंदगी की यादों को मिलाकर चेन यांग को अचानक कई बातें समझ में आ गई। साथी दाववादी। महान अमर जेन युआन ने मौन बैठे चेन यांग को देखा और 2 बार पुकारा। ओह, कृपया बुरा न माने, साथी दाववादी, महान अमर जेन युआन।
चिन अभी अभी वुजुआन मंदिर पहुंचा है और यहाँ के खूबसूरत नजारे को देखकर क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया, खुद को रोक नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। चिन यांग ने मुस्कुराते हुए और हाथों को जोड़कर कहा, मेरे साथी दावादी, यह पहली बार नहीं है जब आप मेरे वुजुआन मंदिर आए हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हा हा हा। महान अमर जेन्युआन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसे। पिछला जीवन तो पिछला जीवन ही है, यही जीवन है। बीती घटनाओं का आज से कोई लेना देना नहीं है। अब तो सिर्फ चिन यांग ही बचे हैं, मास्टर टोंगटियन नहीं। चिन यांग ने मुस्कुराते हुए महान अमर जेन्युआन से कहा, मास्टर टोंगटियन? मास्टर टोंगटियन क्या? भाई यांग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह सुनकर शियाओ यांग ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया, वह चिन यांग के शब्दों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। असल में तुमने ही इस पर विश्वास नहीं किया था। उस वर्ष फाइटिंग क्यूई महाद्वीप पर जियाओ चेन के जन्म के कुछ दिनों बाद क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैंने सपना देखा था कि मास्टर टोंगटियन बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे? तुम ही थे जिसने इस पर विश्वास नहीं किया और यहाँ तक कि तुमने कहा कि तुम ज्वाला सम्राट के पुनर्जन्म हो और मेरे पूर्वज हो। अब कौन किसका पूर्वज है? चिन यांग ने शियाओ यांग की ओर देखा और कंधे उचका दिए। हे भगवान, मैं साला। भाई यांग, तुम क्या आप वास्तव में? शाओ यान हैरानी से उछल पड़ी। वास्तविक और प्रामाणिक। चिन यांग ने अपने हाथ फैलाए, मास्टर टोंगटियन से उसका व्यक्तित्व जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। मास्टर टोंगटियन की अनगिनत युगों की यादें चिन यांग के लिए अनुभव भंडार बन गई प्रतीत होती थी। बेशक यह भी कुछ ऐसा था जो चिन यांग ने पुनर्जन्म लेने का निर्णय लेने से पहले खुद के लिए तय किया था, अन्यथा एक बार जब मास्टर टोंगटियन का गुस्सैल स्वभाव हावी हो जाता तो क्या वह अभी भी इस और उस बात की परवाह करता? अरे बाप रे, मैं सचमुच एक संत का भाई बन गया। यह तो बहुत ही जादुई है। शाओ यान ने हाथ बढ़ाकर अपनी जांघ को चुटकी से दबाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी भी सपने में हो। ठीक है, तुम भाई लिन और अपने पूर्वज को इसके बारे में समझाओ। वे दोनों अभी भी सपने देख रहे हैं। शांत बैठे शाओ जुआन और लिनडोंग को देखकर चिन यांग ने मुस्कुराते हुए शाओ यान से कहा, ठीक है, इन कहानियों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। इस प्रकार जियाओ यान, जियाओ जुआन और लिनडोंग के पास जाकर बड़बड़ाने लगी और उन्हें आदिम जगत की कहानियां सुनाने लगी, जिससे मास्टर टोंगटियन की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर चरम पर पहुंच गई। महान अमर जेन्युआन ने चिन यांग के समूह को देखकर मुस्कुराते हुए चिन यांग को प्रणाम किया और कहा, ऐसा लगता है कि इस पुनर्जन्म में साथी दावादी ने अपने कई चरित्र दोषों को त्याग दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर चिन यांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यह वाकई अच्छी बात है, लेकिन समय आने पर कुछ कर्ज तो चुकाने ही पड़ेंगे। अगर मैंने उस समय साथी दावादी हौतू से विनती न की होती तो मेरा यह शिष्य बहुत पहले ही हवा में गायब हो गया होता। चिन यांग ने अपने बगल में खड़ी झोरुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह है फुफकार। दरअसल यह कछुआ है। बधाई हो, बधाई हो मेरे प्यारे मित्र, इस बार मानव जाति में तुम्हारा पुनर्जन्म कर्मों के बोझ से मुक्त हो गया है और तुम्हारी भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। महान अमर जेन्युआन ने झोरुआन को देखा, पहले तो आश्चर्य से, फिर मुस्कुराते हुए बधाई दी। धन्यवाद सीनियर महान अमर जेन्युआन। अब जब इस जूनियर का पुनर्जन्म हो चुका है तो गुरु से पुनः मिल पाना ही काफी है। अब से मैं केवल गुरुजी का ही अनुसरण करूंगा ताकि मैं अपनी पितृभक्ति प्रदर्शित कर सकूं। झोरुआन ने कहा। यह सुनकर चिन यांग ने झोरुआन के कंधे पर थपथपाया। जिजियाओ में उनके अनगिनत शिष्य थे जिनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के चरित्र वाले लोग शामिल थे, लेकिन जो लोग उनके करीब थे उन्हें मूल रूप से कोई समस्या नहीं थी। उनमें से अधिकांश ने देवताओं के अभिषेक के दौरान देवताओं के अभिषेक की सूची में भी स्थान प्राप्त कर लिया था। भविष्य में यदि वह स्वर्गीय मार्ग का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वे शिष्य स्वाभाविक रूप से देवताओं के अभिषेक की सूची से बाहर निकलकर पुनर्जीवित हो सकेंगे। उन गद्दारों का क्या? क्या आपको वो लंबे कानों वाला खरगोश पसंद है? बस इसे भूनकर उसकी प्यारी बेटी को खिला दो। महान अमर जेन्युआन के साथ वुजुआन मंदिर में प्रवेश करते हुए चिन यांग मन ही मन सोच रहा था। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही और केंद्र में लटके हुए स्वर्ग और पृथ्वी शब्दों को देखकर चिन यांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हे साथी दावादी, आपके स्वर्ग और पृथ्वी शब्दों को देखकर मुझे पश्चिम की यात्रा के दौरान का वह समय याद आ जाता है जब तांग सांजांग आपके स्थान से गुजरे थे और किंग फेंग और मिंगयुए ने जो बातें कही थी। चिन यांग ने महान अमर जेन्युआन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे शिष्यों ने अपने गुरु की प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेतुकी बातें कही। पूर्वी सागर में स्थित आपके जिनाओ द्वीप की तुलना में मेरा छोटा सा स्थान कैसा हो सकता है? महान अमर जेन्युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सांस, मेरे साथी दावादी, मेरे साथ दिखावा मत करो। चलिए बस सहजता से बात करते हैं। वह, मैं बेपरवाह हूँ, मैं आपसे खाने के लिए कुछ जिनसेंग फल मांगने आया हूँ। वैसे अब तुम्हारा बड़ा भाई एक परिवार वाला आदमी है। देखो, क्या तुम मेरी उन 10 भाभियों और 5 भतीजों में से प्रत्येक को एक एक दे सकते हो? चिन यांग ने महान अमर जेन्युआन को देखा और उसका निर्भीक अंदाज तुरंत उभर आया। शाओ यान, जो शाओ जुआन और लिंगडोंग को चिन यांग के पिछले जीवन के गौरवशाली कार्यों के बारे में बता रही थी, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत संतुष्ट महसूस करने लगी। वह वापस आ गया था। वह वापस आ गया था। उनका जाना पहचाना भाई यांग वापस आ गया था। लानत है। पुनर्जन्म लेने के बाद आपने पश्चिमी संप्रदाय के उन दो लोगों के साथ अपने व्यवहार को कैसे संरेखित किया? महान अमर जेन्युआन भी चिन यांग को देखकर दंग रह गए। क्या तुम भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते? और आधुनिक शहरों से संबंधित शब्दों का प्रयोग करें। चिन यांग ने अपनी आंखें घुमाई। अरे, समय बदल रहा है। मैं अक्सर आपके मानव जाति के गृह पर घूमने जाता हूँ। यह तो काफी दिलचस्प है। मुझे जर्नी टू द वेस्ट के उस संस्करण में जिस तरह से मेरी फिल्मिंग की गई थी वह काफी पसंद आया। उसमें एक परी जैसी आभा थी और वह बिल्कुल मेरी शैली के अनुरूप थी। महान अमर जेन्युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या आदिम जगत के देवता अक्सर हमारी मानव जाति के गृह पर घूमने जाते हैं? चिन यांग ने पूछा। महान अमर जेन्युआन यह सुनकर स्तब्ध रह गए। चिन यांग ने खुद को मानव जाति का सदस्य कहने में जरा भी संकोच नहीं किया। लगता है यह आदमी सचमुच खुद को मानव जाति मानता है। प्रायः नहीं। आखिरकार समझौते तो हैं ही। वहां केवल हम जैसे शक्तिशाली प्राणी ही गए हैं। तो फिर स्वर्ग के दरबार में तुम्हारे वे कुछ शिष्य भी हैं। धन के देवता जैसे लोग जा सकते हैं। वैसे कुछ साल पहले ऐसा लगता है कि स्वर्गीय न्यायालय के प्लीग विभाग से लू युए एक बार वहां गई थी। महान अमर जेन्युआन ने कहा। क्या? लू युए, वह विद्रोही शिष्य? तो क्या उसी ने मेरे माता पिता और बहन की हत्या की थी? चिन यांग ने क्रोध से शाप दिया। उसकी आभा इतनी उमड़ रही थी कि उसने महान अमर जेन्युआन को लगभग घुटनों पर ला दिया। सौभाग्यवश महान अमर जेन्युआन भी अर्धसंत के शिखर पर थे और उनके पास पृथ्वी पुस्तक उनकी रक्षा के लिए थी, इसलिए वे बड़ी मुश्किल से अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे। और जियाओ यान और उसके पीछे के अन्य लोग पहले से ही जमीन पर लेटे हुए थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो कहानी सुनी थी उसके अनुसार लू यू प्लेग को दूर करने गया था, लेकिन उसका सामना पश्चिमी संप्रदाय के कुछ लोगों से हुआ। उनकी लड़ाई हुई और वह थोड़ी घायल भी हो गई। अंत में फुक्सी ने मध्यस्थता करने के लिए हस्तक्षेप किया। महान अमर जेन्युआन ने जल्दी से कहा। उफ, मैं लू यू को जानता था, वह बच्चा अच्छा बच्चा था। चिन यांग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। शाओ यान और बाकी लोग इसके आदी थे। उन्होंने अपने नितंबों पर थपथपाया, उठे और वापस बैठ गए। नहीं महान अमर जेन्युआन, तुम बूढ़े हो, तुमने जानबूझकर विषय बदल दिया। जिनसेंग के फलों के लिए पहले हमें चखने के लिए 1000 फल बाहर निकाल कर दीजिए। चिन यांग ने हाथ हिलाते हुए कहा। 1000? क्या उन्हें भोजन की तरह मानना? नहीं, अधिकतम हम में से प्रत्येक के लिए एक।
मेरे पेड़ को 30 फल पकने में 10,000 साल लगते हैं। क्या आपको लगता है कि यह थोक में मिलता है? महान अमर जिनवान ने अपनी आंखें घुमाई। अरे अरे बूढ़े, मेरे बड़े भाई की लाइनें चुरा रहे हो। चेन यांग ने महान अमर जिनवान की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए उन्हें फटकारा। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। वैसे भी क्या आप इस जगह पर स्वतंत्र नहीं हैं? अगली खेत के पकने तक इंतजार करो, फिर तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ वापस ले जा सकते हो। महान अमर जिनवान ने कहा। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास अभी भी स्टॉक है। आपके जिनसेंग फल के पेड़ की उम्र जितने साल है, अगर आप उसे 10,000 से भाग भी दें तो भी परिणाम 8 ही आएगा। जल्दी करो, अगर 1,000 नहीं है तो 100 तो होंगे ही, है ना? चेन यांग ने कहा। अधिकतम 10। महान अमर जिनवान ने सौदेबाजी की। 88, मैं तुम्हें एक भाग्यशाली संख्या दूंगा। इसका मतलब है अमीर बनना, अमीर बनना, अमीर बनना। अगर नहीं तो मैं अपने शिष्य से आपको संपर्क करवाकर खूब पैसा कमा लूंगा। चेन यांग ने कहा। क्या मुझ में आपकी उस छोटी सी चीज की कमी है? 15 साल के हो गए हो और आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। वैसे भी तुमने इसे पहले भी खाया है। महान अमर जिनवान ने आगे कहा। अरे बूढ़े आदमी, तुम इतने कंजूस क्यों हो? 66 ठीक है ना? 666, मैंने तो आपसे 666 के लिए पूछा भी नहीं था। संतुष्ट रहो। चेन यांग ने आगे कहा। अच्छा, मुझे तुमसे डर लगता है। 20 बंदर के खाने के बाद यही बचा था। यह बैच अभी बहुत दूर है। फूल तो अभी खिले भी नहीं है। पहले आप खाना खा लीजिए, अगर उससे भी काम नहीं चलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। महान अमर जिनवान ने अपने हाथ फैलाए और ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हूं, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो मेरे पास वास्तव में और कुछ नहीं है। ठीक ठीक, देखो तुम कितने कंजूस हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ज्ञान की चाय की 100 पत्तियां दूं और तुम मेरे लिए 3 और डाल दो ताकि मैं अपने माता पिता और बहन को एक एक दे सकूं। चेन यांग ने कहा। ज्ञानोदय की चाय की पत्तियां? क्या ये सब चीजें हर जगह नहीं मिलती? और अब मैंने आदिम जगत के सैद्धांतिक शिखर तक साधना कर ली है, मुझे उस सामान की क्या आवश्यकता है? महान अमर जिनवान उदासीन प्रतीत हो रहे थे। 666, मैंने तो आपसे 666 के लिए पूछा भी नहीं था। संतुष्ट रहो। चेन यांग ने आगे कहा। अच्छा, मुझे तुमसे डर लगता है। 20 बंदर के खाने के बाद यही बचा था। यह बैच अभी बहुत दूर है। फूल तो अभी खिले भी नहीं है। पहले आप खाना खा लीजिए, अगर उससे भी काम नहीं चलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। महान अमर जिनवान ने अपने हाथ फैलाए और ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हूं, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो मेरे पास वास्तव में और कुछ नहीं है। ठीक ठीक, देखो तुम कितने कंजूस हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ज्ञान की चाय की 100 पत्तियां दूं और तुम मेरे लिए 3 और डाल दो ताकि मैं अपने माता पिता और बहन को एक एक दे सकूं। चेन यांग ने कहा। ज्ञानोदय की चाय की पत्तियां? क्या ये सब चीजें हर जगह नहीं मिलती? और अब मैंने आदिम जगत के सैद्धांतिक शिखर तक साधना कर ली है, मुझे उस सामान की क्या आवश्यकता है? महान अमर जिनवान उदासीन प्रतीत हो रहे थे। मेरी ज्ञानवर्धक चाय की पत्तियां कोई साधारण वस्तु नहीं है, बिल्कुल आपके जिनसेंग फल के पेड़ की तरह एक उत्तम श्रेणी का सहज आध्यात्मिक मूल। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में? तुम्हें ये बढ़िया सामान कहां से मिला? महान अमर जिनवान थोड़ा हैरान थे। उन फालतू बातों की चिंता मत करो। क्या हम व्यापार कर रहे हैं या नहीं? चेन यांग ने कहा। व्यापार? ऐसा संयोग हुआ कि पिछली बार बंदर 3 चीजें पीछे छोड़ गया था। मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा। महान अमर जिनवान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हुई ना बात। इस प्रकार महान अमर जिनवान ने अपना हाथ हिलाया, अपनी ब्रह्मांड आस्तीन में तकनीक का प्रदर्शन किया और चेन यांग और अन्य लोगों के सामने एक जिनसेंग फल प्रकट हुआ। मैं आप सबको बताता हूं, यह चीज वाकई बहुत बढ़िया है। इसकी महजगंध से ही आपकी उम्र में 360 साल जुड़ जाते हैं। एक खा लो, छी, तुम 47,000 साल और जी सकते हो। शाओ यान ने जिनसेंग फल की ओर इशारा करते हुए लिंडोंग और शाओ जुआन से कहा। हे, मेरे प्यारे दोस्त शाओ यान, यह कोई साधारण जिनसेंग फल नहीं है। साथ ही दावादी के बाद से आज चेन यांग आया था, मैं आप सबके लिए साधारण सामान कैसे ला सकता था? ये पांचों मेरे जिनसेंग फल के पेड़ से पैदा हुए पहले बैच के हैं। उन्हें मेरे भाई कहा जा सकता है। इन फलों में से एक खाने से खेती में कम से कम 1 युआन हुई की वृद्धि होती है। चूंकि तुमने आज इन्हें खा लिया है, इसलिए मेरे वुचुआंग मंदिर में जाकर एकांतवास करो। महान अमर जिनवान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारे अभी भी भाई हैं? मुझे याद है आपने तब कहा था कि आपने हमें अपने भाई दिए थे। चेन यांग ने महान अमर जिनवान की ओर देखा और हैरानी भरे भाव से कहा। क्या मेरे 1000 या 800 भाई नहीं हो सकते? तुम इतने खींच दिलाने वाले क्यों हो? महान अमर जिनवान ने चेन यांग की ओर घूरकर देखा। अच्छा, तो फिर तुम लोग खाओ। खाना खाने के बाद एकांत में जाकर उसे परिष्कृत करो। मैं संयोगवश कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूं। चेन यांग ने कहा। धन्यवाद महान अमर जिनवान। उन चारों ने शाओ यान ने महान अमर जिनवान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, जल्दी खाओ। महान अमर जिनवान मुस्कुराए, फिर चेन यांग से ज्ञानोदय की चाय की पत्तियां मांगने के लिए मुड़े और उन चारों ने शाओ यान के साथ खाना खत्म किया, ऊर्जा से तृप्त हो गए और एकांत में चले गए। चेन यांग ने उनमें से प्रत्येक के मुंह में ज्ञानवर्धक चाय की 10 पत्तियां भर दी, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सके। सहपाठी दाओवादी वास्तव में दाओ पूर्वज के निजी शिष्य बनने के योग्य है। चेन यांग को इस तरह देखकर महान अमर जिनवान ने भावुक होकर आभारी। यह ठीक ठाक है। चेन यांग की सबसे बड़ी ताकत फिलहाल सिस्टम ही थी। हालांकि उसे इस सिस्टम की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन फिलहाल यह तथ्य कि यह सिस्टम उसे सीधे हुनवान डालवो गोल्डन इमॉर्टल बनने की क्षमता प्रदान कर सकता था, अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। वैसे मेरा साथी दाओवादी आगे कहां से अपनी जांच शुरू करने की योजना बना रहा है? द अर्थ बुक ने मुझे कुछ चेतावनियां दी, लेकिन मैंने काफी देर तक जांच की और फिर भी मुझे कोई सुराग नहीं मिला। महान अमर जिनवान ने कहा। अगर हमें यह अभी नहीं मिला तो हम शुरू से ही शुरू करेंगे। मैं पश्चिम की यात्रा की आपदा में प्रवेश करने की योजना बना रहा हूं ताकि यह देख सकूं कि स्वर्ग और पृथ्वी की इस अंतिम महान आपदा में कोई ऐसे परिवर्तन हुए हैं या नहीं जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है। मुझे लगता है कि पश्चिमी संप्रदाय के वे 2 बूढ़े लोग दानव पूर्वज के साथ कुछ संदिग्ध लेनदेन कर रहे होंगे। चेन यांग ने कहा। पश्चिम की यात्रा? यह भी संभव है। चूंकि यही स्थिति है, इसलिए यह बेचारा दाओवादी पश्चिम की यात्रा के दौरान साथी दाओवादी के दरवाजे पर आने का इंतजार करेगा। महान अमर जिनवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आसानी से हो गया, आसानी से हो गया। उस समय मैं आपके कुछ और जिनसेंग फल खाऊंगा। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आप बेझिझक खा सकते हैं। उस समय मैं बंदर के सिर पर सारी रकम गिन लूंगा और पश्चिमी संप्रदाय को बिल चुकाने दूंगा। हाँ, महान अमर जिनवान जोर से हंसे। छे,